हेलो स्टूडेंट्स, आज आ चुके हैं हम लोग बायोमोलिक्यूल के एक नए चैप्टर में। 11th एनसीईआरटी का चैप्टर है बायोमोलिक्यूल और आज हम लोग इस पे बात कर रहे हैं। पहली बात मैं आपको यह समझा दूं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इस चैप्टर में, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। देखिए टाइम लगेगा कहां, टाइम लगेगा आपकी प्रोटीन में, टाइम लगेगा आप लोगों के न्यूक्लिक एसिड में। और यही, अब आप कहोगे सर यही तो चीजें हैं बायोमोलिक्यूल के अंदर, तो टाइम कहां से नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, लेकिन मैं उतना टाइम नहीं लगाऊंगा, बड़े आराम से आप लोग इस चैप्टर को कवर करोगे। और पहली बात मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाता हूं। देखिए केमिस्ट्री के अंदर ये जो चैप्टर है वो 12th के अंदर है, बायोमोलिक्यूल। मैंने कई बार देखा है कि जो बायोलॉजी के बच्चे हैं वो 11th में इस चैप्टर को बड़े अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो 12th में उनके लिए ये थोड़ा आसान रहता है। अब क्योंकि मैथमेटिक्स वाले बच्चों के पास में 11th में और 12th में बायोलॉजी होती नहीं है, तो वो थोड़ा सा परेशान रहते हैं इस चैप्टर को। मैं कई सारे बच्चों के नाम भी लूंगा, नाम तो खैर मुझे नहीं याद रहे, पर एडुमंत्रा ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे बच्चे थे जिन्होंने बायोमोलिक्यूल पढ़ने की डिमांड की थी कि सर हम पढ़ेंगे और आपसे पढ़ेंगे, तो कोई बात नहीं, उनको मैं पढ़ा दूं या केमिस्ट्री वाले सर पढ़ा दें, बात लगभग बराबर रहेगी। हम लोग जरा थोड़ा सा बायो का टच ले लेंगे इसके अंदर, क्योंकि जब प्रोटीन पढ़ोगे तो उसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं, प्रोटीन जो आप लोगों की बॉडी में आ रहा है तो वो जा कहां रहा है, ये इन चीजों पे मेजर चीजों पे थोड़ी सी बात होनी चाहिए। डीएनए है तो डीएनए का अगर हम लोग जनरली मैथ वाले बच्चों को अगर ये बोल देते हैं कि बच्चों 2.2 मीटर डीएनए है आप लोगों की एक सिंगल सेल में, और ऐसी सेल के अंदर जिसको आप लोग आंखों से देख भी नहीं पा रहे हो, पगला जाते हैं वो सुनने के बाद में कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, सेल इतनी छोटी कि आप आंखों से देख नहीं पा रहे हो, और ये जो बोर्ड लगा हुआ है ये लगभग 2 मीटर का, और आप कह रहे हो कि 2.2 मीटर का डीएनए उसके अंदर समाया हुआ है, तो उनके लिए थोड़ा सा यकीन करना टफ रहता है। तो मैं चाहूंगा कि कुछ मैथ वाले बच्चे भी इसको देख रहे हैं, तो बेटा ध्यान से समझिए, पहले बायोमोलिक्यूल स्टडी करते हैं और बायोमोलिक्यूल के बाद में फिर हम लोग एंजाइम को स्टडी करेंगे। हालांकि वो भी बायोमोलिक्यूल में ही आएगा, लेकिन सवाल यह है कि पहले हम लोग इन 3-4 फ्रैक्शंस को कवर करते हैं और उसके बाद में फिर सीधे सीधे चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। पूरा चैप्टर आप लोगों का यहीं के यहीं मिलेगा आप लोगों को। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट पहुंचते हैं बायोमोलिक्यूल पे। तो देख लीजिए आप लोग कि जैसा लिखा हुआ है कि बायोमोलिक्यूल के अंदर, आप ध्यान से देखिए कि बायोमोलिक्यूल के अंदर पहला मैं एक वर्ड लिख रहा हूं बायो, प्लस दूसरा वर्ड में लिख रहा हूं मॉलिक्यूल। तो मैंने दो चीजें लिख दी, पहला लिख दिया है मैंने बायो और दूसरा वर्ड मैंने लिख दिया है बच्चों मॉलिक्यूल। अब आप देखिए बायो का मतलब जो है, अच्छा मेरी स्पीड थोड़ी तेज रहेगी, थोड़ी सी तेज रहती है, आप जानती है जो ऑफलाइन बच्चे लेक्चर लेते हैं उनको भी पता है, कोई बात नहीं। तो पहला मतलब यह हुआ कि बायो का यहां पर क्या मतलब है। देखिए बच्चों बायो का मतलब हो गया सिर्फ और सिर्फ बायोम, मतलब जिंदगी। मैं आपसे बात कर रहा हूं ऐसे मॉलिक्यूल के ऊपर, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं ऐसे मॉलिक्यूल के ऊपर जो जनरली आप लोगों को जिंदगी देंगे। आप लोग ध्यान से समझिए, मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं। अगर मैं आपसे यह कहूं कि एक गाड़ी है और वो खड़ी है, वो बंद है, तो बंद का मतलब बंद होता है, लेकिन मैंने कहा कि गाड़ी को तुम्हें चालू रखना है, उसको बंद नहीं होने देना, तो भाई सीधी सी बात है, आप एक्सीलेटर देके तो नहीं रखोगे, एक्सीलेटर दे दोगे तो कितना पेट्रोल डीजल मारेगी वो आप समझ सकते हैं। तो हमने क्या किया, मिनिमम एक्सीलेटर पे या मिनिमम रोटेशन पे आपने उसको चलने दिया। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि बच्चों वो कम से कम मेटाबॉलिक रेट आपकी क्या है जो सिर्फ आपको जिंदा रखने में हेल्प करती है, तो आप कहेंगे कि दिस इज योर मेटाबॉलिक रेट। और जो आपकी बॉडी है ये भी तो एक इंजन की तरह काम कर रही है, आप समझिए कितने सारे सिस्टम लगे हुए हैं इसके अंदर, तो एक इंजन की तरह ये बॉडी आपकी काम करती है। तो अब इसके अंदर जो फ्यूल है, जो फंडामेंटल प्रोसेस हैं, वो सारी की सारी चीजें चल किसके बेस पे रही हैं, दरअसल कुछ मॉलिक्यूल की कहानी है। थैंक गॉड, खुदा को शुक्र अदा करिए कि तुम लोगों को जिंदगी मिली है और तुम्हारी बॉडी के अंदर बीएमआर प्रॉपर चल रही है। थैंक गॉड कोई बीमारी नहीं है, वरना इन मॉलिक्यूल्स की डेफिशिएंसी से किसी के अंदर मॉलिक्यूल में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, लाइक डीएनए में या आरएनए में, तो कितनी कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़िए। तो मैं ये समझता हूं कि जो चीज तुम्हारे पास नहीं है उसके ना शुक्रगुजार मत बनिए, जो चीज आपके पास है आप उसका भी शुक्र अदा करेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं, जो मिला है बहुत अच्छा मिला है। अब आप जरा देखिए कि ये जो पूरी बॉडी तुम लोगों की है, इसको जब हम लोग जनरेट करेंगे, बना दिया, आप समझिए मदर की बॉडी में आप लोगों की बॉडी बन चुकी है, अब इसको पूरी जिंदगी चालू रखना है, और चालू रखने के लिए आप लोगों को क्या क्या चीजें चाहिए, जिनका नाम है बायोमोलिक्यूल। अब आप ध्यान से सुनिए, मैं आपसे यह कह रहा हूं कि बायोमोलिक्यूल का मतलब, मैं आप लोगों से यह कह रहा हूं कि बायोमोलिक्यूल का मतलब कुछ बस ये है, बायोमोलिक्यूल का मतलब कुछ ये है कि आप लोग ध्यान से देखिए, ये आ गए, इन्हें हम लोग बायोमोलिक्यूल बुला रहे हैं। देखिए ऑल द कार्बन कंपाउंड, आप ध्यान से देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि ऑल द कार्बन कंपाउंड, ये जितने भी कार्बन कंपाउंड है,
जितने भी ये कार्बन कंपाउंड्स है आप लोगों के, ये वाले देखिए, ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट आर फाउंड इन द लिविंग सेल। तो एक लिविंग सेल के अंदर जितने भी कार्बन कंपाउंड आप लोगों को मिले, मैं उनको क्या कह रहा हूं, मैं उनको कह रहा हूं कि दिस इज योर सिंपली अ बायोमोलिक्यूल। अब मैं एक एनसीईआरटी की डेफिनेशन पढ़ाता हूं आपको। एनसीईआरटी में ये लिखा है कि ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने आपसे ये कहा कि अगर हम लोग किसी एनिमल के टिश्यू को अगर हम एलिमेंटल एनालिसिस करें तो उसके अंदर जो चीजें हमें मिल रही हैं वही चीजें हम लोगों को अर्थ की क्रस्ट में भी मिल रही हैं। आप मिट्टी उठा लीजिए, मिट्टी उठाने के बाद में अर्थ क्रस्ट ही हुआ, उसको उठाने के बाद में उसको नापतोल करिए थोड़ा, अरे वो नापतोल नहीं, उसे नहीं मैं कह रहा हूं, मतलब नापतोल मतलब मेजरमेंट, थोड़ा सा एनालिसिस करिए और एनालिसिस करने के बाद में जरा देखिए कि उसके अंदर आप लोगों को कुछ चीजें ऐसी मिलेंगी जो बड़ी सिमिलर करेंगी आप लोगों की बॉडी से। एक मिनट रुको यार, अभी समझाता हूं। पहले ये देखिए कि ऑल कार्बन कंपाउंड्स, वो सारे कार्बन कंपाउंड्स आप उठाइए जो आप लोगों को एक लिविंग सेल के अंदर मिल रहे हैं, मैं उन्हें बायोमोलिक्यूल कह रहा हूं, जिसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है पहले जो उठाऊंगा वो ये रहा, दैट इज योर प्रोटीन, दैट इज योर प्रोटीन। अब कई बार बच्चों को यह लगता है, कई बार बच्चों को यह लगता है कि सर प्रोटीन आई कहां से? आपने कहा सर प्रोटीन आ गई, खाना खाएंगे प्रोटीन आ जाएगी। अरे भाई बहुत अच्छी बात है, खाना खाइए, दाल चावल राजमा चावल है ना, चिकन मटन अंडे शंडे पे लो, आराम से खाओ। मैं ये कह रहा हूं कि जब आपने वो खाया तो आपको प्रोटीन मिला। अब आप क्या समझते हो, क्या वो प्रोटीन एज इट इज तुम्हारी बॉडी में जाके लग गया कि भाई मैं जब बच्चा था इतू सा, तो इतने से बच्चे में क्या 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 होता है, इतने से बच्चे में छोटा सा बच्चा, अब उसने खाना खाया, दूध पिया, प्रोटीन उसको मिलती रही, तो अब फाइनली जब मैं इतना बड़ा हो गया तो आपको क्या लगता है कि जो प्रोटीन मैंने फूड से खाई थी, जो प्रोटीन मैंने अंडे खाए थे, या जो भी प्रोटीन मैंने प्लांट्स के जितनी भी सब्जियां वगैरह होती हैं, जहां जहां से दालों से मुझे प्रोटीन मिला, तो क्या वो एज इट इज मेरी बॉडी में कलेक्ट होता चला गया? क्या वो सारी चीजें मेरी बॉडी में एज इट इज भरती चली गई और मैं इतना बड़ा हो गया? ना 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 ना, ऐसा नहीं हुआ है। तभी मैं आपसे कह रहा हूं कि चीजों को सीख लो, चीजों को सीख लो, उनको पढ़ो मत, आप समझ लो। मैं आपको आज प्रोटीन की लगभग पूरी कहानी बता दूंगा कि प्रोटीन आई तो उसका क्या हुआ, और बॉडी ने अगर प्रोटीन बनाई तो क्यों बनाई, और बनाई तो उसको रॉ मटेरियल किसने दिया, और रॉ मटेरियल भी दिया तो वो सांचा किसने प्रोवाइड कराया जो ये बात कहेगा कि तुम्हें इस तरह की प्रोटीन को बनाना है। आप समझिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूं, यहां से देखिए, दैट इज योर प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। आई एम सॉरी, प्रोटीन क्या है? एक बायोमोलिक्यूल है, बड़ा इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है जिसे मैं प्रोटीन कह रहा हूं। दूसरा बताऊं, दूसरा कार्बोहाइड्रेट आ गया। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट भी तो क्या है आप लोगों का? एक बायोमोलिक्यूल है। तीसरे नंबर पे आप लोग फैट समझिए, फैट भी बायोमोलिक्यूल है। चौथे नंबर पे न्यूक्लिक एसिड आ गया। अब यार ये मत कहना कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, मैथ वाले बच्चे, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, मैथ वाले बच्चे, भाई न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए होता है, जिस पे तुम झगड़ा करते हो कि एक सेल के अंदर 2.2 मीटर तो नहीं हो सकता। भाई हम नहीं मानेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो मैं गलत बोल रहा हूं या फिर तुम गलत समझ रहे हो। आज देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी कहानी। खैर इधर आइए, तो दिस इज योर न्यूक्लिक एसिड। जरा मैं वर्कबुक पे आता हूं, पहले वर्कबुक पे आते हैं थोड़ा और जरा देखते हैं कहानी क्या है। देखिए मैं आपको आराम से 2-4 लाइनें पहले मैं आपको एनसीईआरटी की पढ़ा देता हूं। उसमें यह लिखा है कि क्लोजर एग्जामाइन अगर हम लोग रिवील करें, क्लोजर एग्जामाइन मतलब अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि लो इसे मान लो ये हो गया एनिमल्स की, ये होगी एनिमल का, हम लोगों ने एलिमेंटल एनालिसिस किया। दूसरी तरफ आप लोग किस पे आ जाइए? अर्थ क्रस्ट पे आ जाइए। तो अर्थ क्रस्ट का देख लीजिए, तो हमें देखने को यह मिला कि इसके अंदर हम लोगों को कुछ चीजें मिली, जैसे कि कुछ चीजें कौन कौन सी थी? लुक, वो थी CHON। अब सवाल यह है कि अर्थ क्रस्ट भी किन 4 एलिमेंट से मिलकर बनी? CHON। एनिमल टिश्यू भी किन चीजों से मिलकर बना? CHON। अब CHON से आगे क्या चीजें बनेंगी, ये बात की बात है। पहले ये देखिए कि एनसीईआरटी ने यह कहा कि अर्थ क्रस्ट के अंदर भी मुझे 4 चीजें मिलती हैं जिसे मैं CHON कह रहा हूं, और एनिमल टिश्यू के अंदर भी मुझे 4 चीजें मिलती है जिसे मैं CHON कह रहा हूं। मेरी रेट ऑफ स्पीच थोड़ी तेज है, प्लीज आई एम सॉरी फॉर दिस। इधर आइए, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब मैंने क्लोजर एग्जामाइन किया, बड़े ध्यान से उस चीज को देखा, तो मुझे एक चीज नजर आई, और वो ये थी कि कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो दरअसल एनिमल के एलिमेंटल एनालिसिस में मुझे ज्यादा दिखाई दिया। दोबारा सुन लीजिए कि कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो दरअसल मुझे एनिमल के एलिमेंटल एनालिसिस में ज्यादा दिखा। किसके रेस्पेक्ट में? अर्थ क्रस्ट के रेस्पेक्ट में। ये आप लोग समझिए कि लिविंग टिश्यू के अंदर अगर मैं आप लोगों से देखूं तो कार्बन और हाइड्रोजन की अमाउंट मुझे थोड़ी सी ज्यादा मिलती है। मैं ये खुद नहीं कह रहा हूं, आप एनसीईआरटी की लाइन पढ़िए, फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट लाइन पढ़िए, आपको बात समझ में आ जाएगी। अब आप लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, जरा मैं आपको 2 चीजें यहां से और बताता हूं। 2 चीजें, ज्यादा नहीं, बस 2 चीजें और देखिए, और देखिए वो क्या है। पहली
पहली चीज, लिविंग सेल आपको किस तरह की दिखेगी? जस्ट लुक, आप लोगों को लिविंग सेल ये दिखाई देगी। इससे पीछे वाले लेक्चर में भी शायद यही कुछ था, ठीक है। इधर आइए, ये लिविंग सेल है और इसके अंदर दिस इज योर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर आप लोगों को यहां पर ढेर सारा डीएनए वीएनए मिलेगा, यहां पर ऑर्गेनल मिलेंगे एंड लॉट ऑफ। एक बार आप सेल देख लो, आपको समझ में आ जाएगी कहानी। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं, एक साइंटिस्ट है, नाम नोट करिए, साइंटिस्ट का नाम है डुजार्डिन। दोबारा सुनिए मैंने क्या कहा, साइंटिस्ट है, नाम है डुजार्डिन। इन्होंने ये कहा कि लिविंग मैटर लिविंग सेल के अंदर कहलाएगा सारकोड। आराम से समझ लीजिए, मैंने आपसे ये कहा कि एक वर्ड मैं उठा रहा हूं जिसका नाम है सारकोड, और ये किसने बताया? ये डुजार्डिन ने बताया। और उसने क्या बताया? उसने क्या बताया कि लिविंग मैटर जो है वो लिविंग सेल के अंदर या लिविंग एनिमल सेल्स के अंदर जो है उसे मैं सारकोड कह रहा हूं। ये बात 1835 में यानी कि 1835 में डुजार्डिन के थ्रू बताई गई। तो अब आप ध्यान से समझिए, एक लिविंग सेल ले लो, उसके अंदर जितना भी लिविंग कंटेंट है, एनिमल सेल की मैं बात कर रहा हूं, प्लांट की बात नहीं कर रहा हूं, तो उस कंटेंट को मैंने क्या बुलाया? सारकोड। सारकोड वर्ड इज जस्ट गिवन बाय डुजार्डिन, 1835 में दिया गया था। इसको मेक अ नोट ऑफ इट। दूसरा पॉइंट देखिए, एक और दे रहा हूं, इसे हम लोगों ने बुलाया प्रोटोप्लास्ट। दूसरा पॉइंट है आप लोगों का क्या? उसे हम लोगों ने बोला प्रोटोप्लाज्म। इधर आ जाइए, सो दैट इज योर प्रोटोप्लाज्म। अब आप ध्यान से देखिए कि प्रोटोप्लाज्म जो वर्ड दिया वो प्लांट सेल के लिए दिया गया, और ये जो वर्ड दिया गया ये एक्चुअली पुरकिंजे ने दिया था। किसने दिया? पुरकिंजे ने दिया, और ये दिया था 1839 में। तो 1839 में दे दिया, और उसने कहा लिविंग मैटर इन द प्लांट सेल सिंपली नोन एज प्रोटोप्लाज्म। अब आप देख लेना, सेल वॉल भी लगी होती है बॉस। प्लांट सेल पड़ा है, प्लांट सेल के बाहर में एक सेलुलोज की सेल वॉल बड़ी होती है, नॉन लिविंग होती है, तो मैं उसको छोड़ रहा हूं, अंदर का कंटेंट जो लिविंग बचा उसको मैं प्रोटोप्लाज्म कह रहा हूं। अब आप आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अरे लेक्चर बड़े आराम से कवर होते हैं, आप ये मत समझिए कि बायोमोलिक्यूल लिखा हुआ है तो पता नहीं क्या हौश पौश घुसा होगा इसमें, ऐसा नहीं है। मैं पूरी कन्वीनियंस बना के रखूंगा, आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। मैं थोड़े थोड़े कंटेंट एनसीईआरटी के उठा रहा हूं। मेरे पास एनसीईआरटी एक्चुअली सॉफ्ट कॉपी में तो नहीं है, मेरे पास एनसीईआरटी आप लोगों की फोन में है। मैं उसमें एक एक लाइन पढ़ रहा हूं, और पढ़ने के बाद में आपके सामने रख रहा हूं एक एक लाइन आराम से। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि आपकी एनसीईआरटी में कुछ कहा गया, और वो ये था कि ऑल द केमिकल्स प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ लिविंग मैटर, यानी कि लिविंग सेल्स के अंदर आप मान लीजिए या लिविंग टिश्यू के अंदर आप मान लीजिए। ये बात बिल्कुल मैं आपकी एनसीईआरटी से रिलेट करके दे रहा हूं। दूसरा पॉइंट देखिए, अब हम क्या करते हैं कि एक अर्थ क्रस्ट उठाते मतलब ले लेते हैं। अर्थ क्रस्ट ले लीजिए, आप लोग मिट्टी ले लीजिए थोड़ी, और एक तरफ आप या तो अर्थ क्रस्ट ले लीजिए, और दूसरी तरफ या तो कोई लिविंग सिस्टम जैसे कि कोई वेजिटेबल का पीस हुआ या फिर कोई लिवर का पीस हुआ किसी एनिमल का, आप वो ले लीजिए। और लेने के बाद में उसको एज पर योर एनसीईआरटी उसको मोर्टार पेस्टल में रख के उसको पीसीए, और उसके अंदर एक केमिकल डालिए जिसको मैं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड कह रहा हूं। अब एसिड डालने के बाद में आपने उसको पीसना शुरू कर दिया। मोर्टार पेस्टल आप लोग समझते हैं, कुछ ऐसे करके बचपन में खूब दवाइयां खाई होंगी तुम लोगों ने, तो बचपन में दवाई कड़वी होती थी तो डॉक्टर कैसे पीस के देता था उसमें, वो वाली की मैं बात कर रहा हूं। इसमें मैंने सिंपली क्या डाला है, एक लीवर का पीस डाल दिया, तो लीवर का पीस हो गया। और लीवर के पीस के साथ साथ आप लोगों ने क्या देखा कि वेजिटेबल का पीस हो सकता है, वो भी डाल सकते थे आप। अब आपने क्या किया, इसकी एक स्लरी बनाई। स्लरी इन द सेंस चटनी, आप समझिए। तो जब आप लोगों ने इसकी पूरी एक चटनी बनाई, और चटनी बनाने के बाद में आप लोगों ने देखो, मैं आप लोगों को थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूं, एंड दिस इज योर देयर इज अ वाइड डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बायोस्फीयर के अंदर। आप लोग स्लाइड पढ़िए आराम से। अब ये कह रहा है स्लाइड के अंदर आप लोगों से ये कह रहा है, ये देखिए कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सेम केमिकल एलिमेंट्स और कंपाउंड। ये क्वेश्चन पूछा गया है, एनसीईआरटी आपसे क्वेश्चन पूछ रही है कि आपको ऐसा लगता है कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम सेम कंपाउंड से बने होते हैं? क्वेश्चन मार्क लगा है। अगर हम लोग परफॉर्म करें एक एनालिसिस को, या तो वो प्लांट टिश्यू होना चाहिए या एनिमल टिश्यू होना चाहिए या फिर माइक्रोबियल पेस्ट होना चाहिए, तो हम लोगों को लिस्ट मिलेगी एलिमेंट की, हम लोगों को एक लिस्ट मिलेगी एलिमेंट्स की। और वो एलिमेंट देखिए कौन कौन से, अभी मैंने आपको बताया, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा। इसका मतलब कि अगर हम लोग माइक्रोबियल पेस्ट ले लें, अर्थ क्रस्ट ले लें, या एनिमल टिश्यू ले लें, या प्लांट टिश्यू ले लें, तो सबके अंदर हम लोगों को लगभग सेम कंपाउंड्स मिलेंगे, सेम कंटेंट मिलेंगे, जिसको मैंने CH2N कहा। और अभी मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन की बात करूं, तो दरअसल ये दो चीजें जो हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, ये लिविंग टिश्यू के अंदर थोड़ी सी ज्यादा हैं देन किसके, अर्थ क्रस्ट के। मैंने अभी आपको बता दिया सारकोड किसने दिया था, डुजार्डिन, और प्रोटोप्लाज्म किसने दिया था, प्लांट सेल के रिस्पेक्ट में किसने दिया था, अरे बोल जाओ यार, किसने दिया था, क्या नाम था, पुरकिंजे। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक एनालिसिस करते हैं
एक एनालिसिस करते हैं। वो यहां पर ये लिखा हुआ है कि अगर हम लोग सेम एनालिसिस परफॉर्म करें पीस ऑफ द अर्थ क्रस्ट में एज एन एग्जांपल ऑफ द नॉन लिविंग मैटर वी ऑब्टेन द सिमिलर लिस्ट। तो दोनों चीजों में हम लोगों को सिमिलर चीजें मिल गई। चलिए अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा और आगे लेता हूं, और जब हम लोग आगे की तरफ चलेंगे तो जस्ट लुक हाउ टू एनालिसिस केमिकल कंपोजिशन। किसी भी चीज का केमिकल कंपोजिशन तुम लोग एनालिसिस करोगे कैसे? सर पानी मिलेगा? कोई होगा? आप यहां ले लीजिए, थोड़ा प्यास लगने लग गई सर, गला दुखने लग गया। कोई बात नहीं। हां, तो अब हम लोग कह रहे हैं कि ये चीज कर लेते हैं हम लोग कि हाउ टू एनालिसिस कैसे करते हैं। पानी की बोतल भी थी, एक पानी की बोतल थी, वो दे दीजिए मुझे। तो हाउ टू एनालिसिस द केमिकल कंपोजिशन। अब केमिकल कंपोजिशन हम लोग एनालिसिस करेंगे कैसे? देखिए, वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू। हम लोग कोई भी लिविंग टिश्यू ले लेते हैं, कोई भी ले लीजिए। और लिविंग टिश्यू लेने के बाद में, थैंक यू, लिविंग टिश्यू लेने के बाद में अब हम लोगों ने उसका क्या किया, मैं अभी अभी आपको बताया कि मोर्टार पेस्टल से आप लोग क्या करिए, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में डालिए और उसको पीसिए। और हम लोगों को पीसने के बाद में क्या मिलेगा? एक थिक स्लरी। अब ये जो थिक स्लरी मिली, ये देखिए थिक स्लरी। इफ वी वर टू स्ट्रेन दीज थ्रो अ चीज क्लॉथ कॉटन वी वुड ऑब्टेन द टू फ्रैक्शन। अब कहानी को जरा ध्यान से समझ लेना। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अब हम लोग इस स्लरी को क्या करते हैं? फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं। अब कैसे करेंगे? जरा एक मिनट रुकिए, मैं आपको आराम से बता रहा हूं। जस्ट लुक, आप आराम से देखिए। मैंने क्या किया, एक मोर्टार पेस्टल ले लिया और पेस्टल के अंदर मैंने उसको पीस लिया, और पीसने के बाद में इसके अंदर ढेर सारी मुझे क्या चीज मिल गई बच्चों? स्लरी। एक ना चटनी टाइप स्ट्रक्चर या चटनी टाइप कंटेंट मुझे यहां पर मिल गया। अब मैंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ले ली। देखिए वो टेस्ट ट्यूब ये आ गई, वो टेस्ट ट्यूब ये आ गई। और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने जनरली क्या किया, पहले तो मैंने एक कीप लगा दी। आप जानते हैं कीप क्यों लगाई गई है? कीप इसलिए लगाई गई है क्योंकि इसके अंदर मुझे फिल्टर पेपर भी तो रखना है, चीज के कपड़ा भी तो रखना है, चीज क्लॉथ भी रखना है, तो वो गिर जाएगा, इसीलिए मैंने ये कीप लगा दी है। और इसके बाद फिर मैंने वो कीप के अंदर ये देखिए, मैंने ये फिल्टर पेपर यहां रख दिया। ये देखिए, जस्ट लुक, ये मैंने फिल्टर पेपर इसके अंदर रख दिया। और ये वाली जो स्लरी थी इसको मैंने इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब क्योंकि ये स्लरी है, चटनी है, इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी थी जो सॉल्यूबल है, जो घुल गई, कुछ ऐसी है जो घुली नहीं है। अब हमें वही दो बातें तो पढ़नी है कि घुली है तो कौन सी, नहीं घुली है तो कौन सी। अब ध्यान से देखिए, पहली चीज, यहां से टिप टिप करके टपकने लग जाएगा कुछ कंटेंट, और टपक टपक के वो कंटेंट यहां पहुंच गया। अब जो कंटेंट टपक टपक के नीचे पहुंचा तो वो था फिल्ट्रेट। आप ध्यान से सुनिए, मैं ये कह रहा हूं जो कंटेंट टपक के पहुंचा उसे मैंने बुलाया है फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट ज्यादा ऊंचा ले लिया, फिल्ट्रेट हम लोगों ने थोड़ा नीचा कर लेते हैं। तो इस वाले कंटेंट को हम लोगों ने सिंपली बोला है फिल्ट्रेट। यहां गया, यस। अब कुछ ऐसी चीजें थी जो फिल्टर हुई नहीं, यानी कि वो एसिड में सॉल्यूबल नहीं थी। सॉल्युबिलिटी समझते हो, हिंदी में बोलते हैं घुलनशील, जो घुल गया। इधर आइए, ये वाला पॉइंट ऐसा था जो एक्चुअली नीचे नहीं गया, तो इसको मैंने बुलाया है रिटेंटेट। सो दिस इज पॉइंट वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट द रिटेंटेट। जो ऊपर रह गया, जो घुल नहीं पाया, उसे मैं रिटेंटेट कह रहा हूं। जो नीचे गया, जो घुल गया, उसको मैं बुला रहा हूं एसिड सॉल्यूबल पूल। मोर टेक्निकली एसिड सॉल्यूबल पूल, यानी कि जो चीजें थी जो सॉल्यूबल थी और वो नीचे की तरफ आ गई हैं। अच्छा, फिल्टर पेपर में से जो चीजें पास हो गई ट्राइक्लोरो एसिटिक के साथ में, तो वो क्या, उनको मैंने क्या बोला? फिल्ट्रेट, यानी कि वो पास हो गई, नीचे चली गई। इसका मतलब उनका साइज छोटा रहा होगा। आप दिमाग लगाइए, उनका साइज कैसा रहा होगा? छोटा। इसीलिए मैंने क्या कहा कि ये फिल्ट्रेट के अंदर जो चीजें हैं, दरअसल मैं इनको क्या बुला रहा हूं? माइक्रो बुला रहा हूं। अब है क्या? मॉलिक्यूल है, तो मैंने इनको माइक्रो मॉलिक्यूल बोल दिया। ऊपर वाला देखिए, अगर रिटेंटेट है तो सिंपली मैं ये कह रहा हूं कि ये क्योंकि ऊपर ही रहा, पोर में से निकल नहीं पाया, एसिड सॉल्यूबल नहीं था, तो मैंने इसको बोल दिया ये चीज आप लोगों की मैक्रो है। ये चीज आप लोगों की मैक्रो है। एक चीज और, जब मैं कह ही रहा हूं कि ऊपर वाली चीज आप लोगों की क्या है? बड़ी है, साइज में बड़ी है, तो मॉलिक्यूलर वेट आप बड़ा क्यों नहीं ले रहे हैं? तो आप ध्यान से देखिए कि ये जो ऊपर वाली चीजें हैं, जो एसिड इनसॉल्यूबल में थी, दोबारा बोलूं, ऐसी चीजें जो ऊपर हैं, रिटेंटेट में हैं, और एसिड इनसॉल्यूबल पूल है, यानी कि घुला नहीं है, तो उस वाली चीज को मैंने क्या बोला? सिंपली कि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो आपकी एनसीईआरटी कहती है कि 10,000 डाल्टन से लगभग ऊपर जाएगा।
यानी कि ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से ऊपर के आसपास जाएगा। ट्रस्ट मी, ये बड़े सही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आज तक तुम लोग 9-10 से पढ़ते चले आए हो। देखिए सबसे पहले वाले को हम लोग बुला रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट है। देखिए नंबर 1, पहले वाले को मैं बुला रहा हूं प्रोटीन। अब आपने नाम बिल्कुल सुना है कि प्रोटीन किसे कहते हैं। दूसरे वाले को मैं बुला रहा हूं कार्बोहाइड्रेट। दूसरे वाले को मैं बुला रहा हूं कार्बोहाइड्रेट। तीसरे वाले को मैं बुला रहा हूं बच्चों न्यूक्लिक एसिड। अब ध्यान से देखिए, तीसरे वाले को मैं बुला रहा हूं न्यूक्लिक एसिड। चौथे नंबर पे देखिए, जगह कम है लेकिन देख लीजिए, चौथे नंबर पे मैं बुला रहा हूं फैट। और फैट को मैंने यहां पर क्या कर दिया, सर्किल भी कर दिया। फैट को मैंने सर्किल कर दिया क्योंकि छोटी सी बात समझनी पड़ेगी फैट के रेस्पेक्ट में। अच्छा, मैं काली शर्ट में कैसा लग रहा हूं पहले ये बताओ, अच्छा लग रहा हूं? अरे यार तुम लोग रहने दो, आगे से मैं ब्लैक शर्ट पहनूंगा ही नहीं, क्योंकि नीचे कमेंट आया था सर कि सर आप ब्लैक शर्ट में बहुत गंदे लग रहे हो। आप एक बात बताओ, सच में ऐसा है क्या? कमेंट करके बताइए, ठीक है? खैर चलो, अब यहां फैट आ गए। अब आगे चलते हैं, फिल्ट्रेट में क्या आएगा। देखिए फिल्ट्रेट में वो आएगा जिनका मॉलिक्यूलर वेट एक्चुअल में कैसा होगा, थोड़ा सा बोलो 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 यार, कैसा होगा? थोड़ा कम, थोड़ा सा कम होगा मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन कितना कम होगा, ध्यान से देखिए। उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा लगभग यही कोई 18 से 800 डाल्टन के आसपास, यानी कि 1000 को एक्सीड नहीं कर गया। 1000 से ऊपर वो नहीं गया है, 1000 के आसपास, या मतलब 1000 भी चला गया तो इतना ही समझ लीजिए, उससे ऊपर नहीं जाएगा। 18 से 800 के आसपास में रहेगा। और इसके अंदर जो कंटेंट रहेंगे वो एसिड सॉल्यूबल रहेंगे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कुछ आएंगे। देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूं अमीनो एसिड। दूसरा देखिए, दूसरा हो सकता है इसके अंदर ग्लूकोज। ये देखिए, ये आप लोगों के माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मैंने लिखा है। ये देखिए ध्यान से, मैं इनको क्या बुला रहा हूं, मैं इनको माइक्रो बुला रहा हूं। ये माइक्रो एलिमेंट्स हैं, यानी कि माइक्रो बायोमोलिक्यूल, एंड इनको मैं बुला रहा हूं मैक्रो बायोमोलिक्यूल। तो माइक्रो वाले में क्या आ गया बच्चे, एमिनो एसिड आ गया, ग्लूकोज आ गया, और क्या आ सकता है इसके साथ, इसमें और क्या आ सकता है, शुगर आ गए, न्यूक्लियोटाइड्स भी आ सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स भी आ सकते हैं। बच्चे मोर टेक्निकली तुम लोग स्क्रीनशॉट मारोगे, मुझे पता है, नोट तो तुम क्या ही कर रहे होगे। खैर चलो कोई बात नहीं, न्यूक्लियोटाइड पे तो नहीं फंस रहे हो, मैं बता देता हूं। ये जो डीएनए पढ़ते हो ना ऐसे करके, ये जो डीएनए पढ़ते हो, दरअसल ये छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है। वो यूनिट ऐसे होती हैं, कुछ ऐसे करके, ये देखिए, ये यूनिट आपस में जुड़ती हैं। तो मैं जो हूं इस पर्टिकुलर, इस टी जैसे पॉइंट को क्या बुला रहा हूं बच्चों, न्यूक्लियोटाइड बुला रहा हूं। अब आपको समझ में आ गई कहानी क्या है। मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसको स्लरी बना के मैंने चीज क्लॉथ में या फिल्टर पेपर से स्ट्रेन किया, और मैंने क्या देखा, कुछ ऐसी चीजें थी जो ऊपर रह गई, और ऊपर रहने वाली चीजों को मैंने क्या बुलाया, जनरली एसिड इनसॉल्युबल पूल। मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा जाएगा। चीजें क्या मिलेंगी इसके अंदर, प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, न्यूक्लिक एसिड मिलेगा, लिपिड मिलेगा। लिपिड को मैंने सर्किल किया क्योंकि स्ट्रिक्टली मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है, ये माइक्रो मॉलिक्यूल में फॉल करेगा, मैक्रो नहीं है। एनसीईआरटी पढ़िए, आप लोगों को मिल जाएगी लाइन। आप मुझे देख के बताना कौन से पेपर पे, कौन से पैराग्राफ पे, कौन सी लाइन में ये बात लिखी हुई है कि बायोमोलिक्यूल्स आर स्ट्रिक्टली नॉट मैक्रो मॉलिक्यूल। आप कमेंट करके बताइए। चलिए अब अभी इधर आ गए आप लोग। सो ये हम लोगों ने एक एनालिसिस कर लिया। अच्छा अब हम क्या करते हैं, अब धीरे धीरे एक एक चीज को पढ़ते हैं। अब आप कहोगे सर पहले प्रोटीन को पढ़ें या अमीनो एसिड को पढ़ें, या पहले मैक्रो को पढ़ें या माइक्रो को पढ़ें। द आंसर इज, तुम टेंशन मत लो, पहले मैक्रो को पढ़ते हैं। मैक्रो को पढ़ेंगे, माइक्रो खुद से आ जाएगा उसके अंदर। बात समझ में आ गई? बस एनसीईआरटी के अंदर फिलहाल तो इतना ही मैं आप लोगों को आगे लेके चल रहा हूं। 1-2 चीजें और समझ लेते हैं, ज्यादा नहीं है, 1-2 चीजें हैं बस, उनको और देख लीजिए। जिसमें से एक चीज ये बोली गई कि अगर हम लोग क्या करें, किसी भी टिश्यू हो या फिर कोई वेजिटेबल का पीस हो या कोई लीफ हो, अगर हम उसमें से सारे के सारे वाटर को कैसे भी करके इवेपोरेट कर दें, मैंने क्या बोला है, वाटर को अगर हम लोग इवेपोरेट कर दें तो बचा हुआ जो वेट मिलेगा आप लोगों को, वो ड्राई वेट मिलेगा, ड्राई वेट मिलेगा। ये लिखी हुई है एनसीईआरटी के अंदर लाइन, आप देख लीजिए। दूसरा पॉइंट, अगर हम लोग उसको जला दें तो जलने के बाद में जितने भी कार्बन कंपाउंड्स थे या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, वो कार्बन और CO2 यानी H2O के मोड में ऑक्सीडाइज होकर निकल गए, और जो बची हुई चीज थी वो आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ क्या बची, राख बची, जिसे हम ऐश कहते हैं। अभी मैं मॉल में गया था तो वहां पे मैंने देखा एक पैकेट में राख रखी थी। कमाल नहीं हो गया? पुराने जमाने में, पुराने में नहीं, आज भी हम देखते हैं कुछ कल्चर में, वो जो लकड़ी जलती है ना, लकड़ी वाला चूल्हा, उस चूल्हे से जो राख निकलती है वो राख को यूज करते हैं बर्तन को धोने में। जैसे आप लोग साबुन वगैरह लगाते हो, विम बार वगैरह, ऐसे वो राख को लगाते हैं, अच्छे से राख से धोते हैं बर्तन। और धोने के बाद में हम लोग उनको इस नजर से देखते हैं कि पता नहीं यार राख से बर्तन धुलते हैं। मैंने मॉल में देखा, उसमें लिखा वुड ऐश। वाह, वुड ऐश, लकड़ी की राख। किस लिए?
किस लिए भाई? बर्तन धोने के लिए। और पता है कितना? 100 ग्राम 200 रुपए की। हा हा हा, 100 ग्राम 200 रुपए की राख मिल रही है। मैंने मॉल में देखी थी, पता नहीं कहाँ रखी थी, और मुझे थोड़ी सी हंसी आई। आपके लोगों के पास में जो वो कई बार आप लोगों ने देखा होगा ना, मिसवाक की लकड़ी होती है, उससे दांत वात साफ करते हैं कुछ लोग, तो हमारे यहाँ तो उसकी कोई हैसियत है नहीं ना। अमेरिका के अंदर देखिए $70 में बिकती है वो। कमाल है। अंग्रेज हमें एक ही चीज देके गए और वो है चीनी, समझ रहे हो? तो जुबान पे कम, खून में ज्यादा मिल रही है आजकल, उसी को हम डायबिटीज कहते हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब ये तो बात क्लियर हो गई। जरा 2 मिनट के लिए आते हैं वर्कबुक पे। अब जरा देखिए वर्कबुक के अंदर हम यहां आ गए थे, तो अब इसके अंदर आप लोग ध्यान से देखिए वर्कबुक में कि मैंने आप लोगों को ये चीज समझा दी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, एंड दैट इज, ओ भाई साहब ये क्या आ गया? अच्छा मैं एक मिनट रुको, मैं इनके बारे में कुछ बताना चाह रहा था। मैं एक बात बताता हूं आपको। कई बार क्या होता है कि एक टीचर को सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? एक बाप को, एक मां को सबसे ज्यादा खुशी कब होती है आप जानते हो? जब किसी मां बाप का बच्चा उनसे आगे निकल जाए। या फिर किसी टीचर को खुशी कब होती है? जब उनका पढ़ाया बच्चा उनसे भी आगे निकल जाए। अच्छा ये जो फोटो ली गई है, ये बड़ी कमाल की पिक्चर है। ये मुझे पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा ये कौन सी लड़की ने खींची थी। एक लड़की ने खींची थी, मेरे फोन से खींची थी। ये लेक्स इंटरनेशनल स्कूल की पिक्चर है। आप जानना चाहते हैं इसमें मैं कहां हूं? लेट मी टेल यू। देखिए इसके अंदर एक्चुअली मैं ये खड़ा हूं, आपको मेरा फेस नहीं दिखाई दे रहा है, आप जानते हैं फेस ब्लर है। अच्छा मुझे इससे एक बात याद आ गई कि ये बच्चे इतना चमक चुके हैं कि इनकी चमक के आगे इनको पढ़ाने वाला ब्लर हो चुका है। अब आप समझिए, ये लड़की है नीट क्लियर करके बैठी हुई है, ये लड़का है थैंक गॉड ये लोग आईआईटी निकाल चुके हैं। ये लोग वो हैं जो वाकई अपना 100% दिया, मेहनत की। ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने हर दिन पागलों की तरह पढ़ते ही रहे, ऐसा नहीं किया है। इन्होंने पढ़ा है, स्मार्ट स्टडी की है, खेलने के टाइम पे खेल किया है। और मैं बहुत जल्दी इन लोगों से मिलने वाला हूं, इनको स्टूडियो बुला रहा हूं और इन लोगों से बातें करूंगा। और एक फंडे हम लोग तैयार कर रहे हैं, उस पर इन सारे बच्चों को मैं ज्यादातर को बुला रहा हूं। हालांकि मैं सबकी बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे सर पीछे वाले की तो ना ब्लर दिखाई दे रहे हैं। अब ये देखिए, ये लड़की है, ये लड़की है, ये लड़कियां हैं, ये कितने बच्चे हैं, पीछे लड़के बैठे हैं, वो दे आर द बैक बेंचर्स। वो बैक बेंचर्स तो मैं भी था, बढ़िया होते हैं ये लोग भी। मैं बस बताना ही चाह रहा था कि इन लोगों की चमक के आगे मैं ब्लर हो चुका हूं, मैं खड़ा हूं पीछे। ये वो बच्चे हैं जो वाकई अपना 100% देते हैं और एक टारगेट पे फिक्स करते हैं। आप समझिए, एक टारगेट पकड़ो और कट योर एक्सक्यूजेज इन हाफ। मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका था कि अपने आने वाले बहानों को आप आधे में काट दीजिए, और जो ताकत लगानी है, जो फोर्स लगाना है अपने गोल के लिए, उसको आप डबल कर दीजिए। और उसके बाद देखिए टारगेट आपके हाथ में है, लगेगा वहीं जाके, सीधा वहीं लगेगा जहां मारना चाह रहे हो। तो मैंने क्या बोला कि ये वाकई वो बच्चे हैं जो हीरो हैं मेरी नजर में। एक स्लाइड और है, इनको भी मैंने लिया। ये देखिए, ये मेरी विदाई की फोटो है जिस दिन मैं लेक्स इंटरनेशनल स्कूल के अंदर, भीमताल में है, वहां से मैं लास्ट डे था। तो बच्चों का वो प्यार देखा मैंने अब टीचर्स के लिए। वाकई यार, एक टीचर्स को और क्या चाहिए होता है? यही तो चाहिए होता है कि उसके बच्चे उसको वो रिस्पेक्ट दें जितना वो डिजर्व करता है। और हम भी कोशिश बस ये करते हैं कि बच्चों को उतना पढ़ाएं, ऐसे पढ़ाएं जितना कि वो डिजर्व करते हैं और जितना वो इंजॉय करते हैं। आप समझिए, साइंस की क्लास में बायो हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, फर्क नहीं पड़ता। इफ यू आर फीलिंग बोर, अगर तुम साइंस की क्लास में बोर हो रहे हो तो माय डियर क्लास चेंज करो, तुम गलत टीचर से पढ़ रहे हो। बात समझें? तो मैंने आपसे क्या बोला है, ये बच्चे हैं, ये वाकई मेरे हीरो हैं ये बच्चे। सीरियसली इतना बढ़िया पढ़ते हैं, मैं इनकी तारीफ करे नहीं थकता। और भी हैं एक्चुअली, मेरे पास उन बच्चों की फोटोज नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में जरूर डालूंगा। उन बच्चों को पर्सनली मैसेज करूंगा, भैया अपनी फोटो भेजो, मुझे स्लाइड्स में लेनी है। तो थैंक गॉड कि ये बच्चे हैं, मेरे साथ हैं, और कई बार बातें भी करते रहते हैं व्हाट्सएप मैसेंजर थ्रू, जो भी होता है एप्लीकेशन, और ये मिलने आते रहते हैं मुझसे। दे आर सीरियसली हीरो। मैं दुआ करता हूं इन लोगों से कि ये सब अपनी अपनी जिंदगी में अच्छे से कामयाब हों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एंड दैट इज योर अमीनो एसिड्स। अब आप एक काम करिए, सीधे सीधे हम लोग अमीनो एसिड्स पे आ जाते हैं। अब देखो, पहले मैं आपको कुछ बात समझा दूं। देखो इसमें यह लिखा है कि अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दूसरा लिखा कंटेनिंग, तीसरा लिखा कि एक अमीनो ग्रुप होगा। यानी कि अमीनो एसिड एक ऐसी चीज है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसमें कम से कम तुम्हें एक अमीनो ग्रुप मिलेगा, और साथ में इसने कहा कि एक एसिडिक ग्रुप मिलेगा, और ये सब्स्टिट्यूएंट होंगे सेम कार्बन पे। क्या कहा मैंने? सब्स्टिट्यूएंट होंगे सेम कार्बन पे। लुक, मैं आपको बताता हूं कुछ। अगर मैं आपसे ये कहूं, कहा गया, ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये वो रहा कार्बन, जिस कार्बन के बारे में बात कर रहा हूं, ये कार्बन हो गया। मेथेन का फॉर्मूला क्या रहता है? CH4। आप इधर देखिए, CH
H H H, चारों को एक बॉन्ड के साथ जोड़िए। मैं ये कह रहा हूं कि ये सब्स्टिट्यूएंट मेथेन भी हैं। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। दरअसल यहां पर मिलेगा आप लोगों को NH2। ये कौन सा ग्रुप हो गया बच्चों? ये अमीन ग्रुप हो गया, अमीनो ग्रुप हो गया। इधर आइए, अगर मैं यहां पर बोलूं ये H है, COOH, ये एक आ गया, इसे हम लोग क्या बुलाते हैं? कार्बोक्सिल ग्रुप। ये कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया। दो मिल गए, दो ग्रुप मिल गए। इस ग्रुप को हम लोग जनरली क्या बुलाएंगे बच्चों? एसिडिक, यानी कि ये ग्रुप एसिडिक नेचर का है। और ये ग्रुप आप लोगों को कौन सा मिलेगा बच्चों? बेसिक नेचर का मिलेगा। बेसिक नेचर, जरा केमिस्ट्री पे भी ध्यान दे लो यार, हमेशा बायो मत पढ़ा करो। ये एसिडिक ग्रुप, सॉरी, ये एसिडिक ग्रुप हो गया, ये बेसिक ग्रुप हो गया, ये हाइड्रोजन है। और यहां पर हम चाहें तो R रख सकते हैं। देखिए अमीनो एसिड के फॉर्मूले में यहां पे तुम लोगों को R रखा मिल सकता। R सिंपली स्टैंड्स फॉर साइड चेन। यहां पर अगर आप लोगों ने H रख दिया तो ग्लाइसिन बन गया, अगर आप लोगों ने CH3 रख दिया तो दूसरा अमीनो एसिड बन गया। यानी कि अमीनो एसिड चेंज होते रहते हैं इस R ग्रुप के नंबर के हिसाब से। अब मैंने आपसे यह बोला है कि अमीनो एसिड मैं इन्हें कह रहा हूं, ये अमीनो एसिड्स हैं। अब सवाल यह है कि अब थोड़ा सा एक स्लाइड हम लोग अगर आगे बढ़ जाएं, एक स्लाइड आगे बढ़ जाएं, तो आप लोग ये देखिए कि अमीनो एसिड जो हैं, जरा ये देखिए, मैंने वर्ड लिखा मैजिक 20। यू नो व्हाट मैजिक 20? मैजिक 20 सिंपल स्टैंड्स फॉर कि कुछ ना कुछ तो है जादू उन 20 के अंदर। अब 20 के अंदर क्या? देखिए अमीनो एसिड जो आप लोगों को मिलते हैं वो 500 से ज्यादा मिलते हैं। क्या कहा मैंने? रिपीट करूं, अमीनो एसिड्स नेचुरली अकरिंग में अगर हम लोग देखें तो 500 से कहीं ज्यादा हैं, लेकिन मैंने अहमियत किसे दी? मैंने अहमियत दी है 20 को। मैंने क्या बोला? 20 को। इधर देखिए, ये 20 अमीनो एसिड्स की बड़ी अहमियत है, बड़ी इंपॉर्टेंसी है। यानी कि पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि अमीनो एसिड का जो फॉर्मूला, अमीनो एसिड का जो मैंने फॉर्मूला, एक मिनट जरा इधर आते हैं, मजा इधर आएगा। जरा इधर देखिए, अगर मैंने आप लोगों से ये बोला कि दिस इज योर अमीनो एसिड्स, दिस इज योर सिंपली अमीनो एसिड्स, तो अमीनो एसिड्स मैंने ये आपको बताए, ये दिस इज योर सिंपली अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड जो है वो सी के बाद में R के बाद में H के बाद में COOH और COOH के बाद में यहां पर आप लोगों को मिलेगा NH2। अब देखिए ये एक अमीनो एसिड हो गया, लेकिन इस अमीनो एसिड को अगर मैं गोल कंटेंट में ले लूं तो आप लोग ऐसे समझिए, एक अमीनो एसिड से दूसरा अमीनो एसिड जुड़ेगा, फिर तीसरा जुड़ेगा, फिर चौथा जुड़ेगा, एंड लॉट ऑफ अमीनो एसिड जब एक साथ जुड़ेंगे तो फाइनली आप लोगों का क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। यानी कि एक अमीनो एसिड दूसरे के साथ में, दूसरे का तीसरे, तीसरे का चौथे, चौथे का पांचवे, ऐसे करते करते ये पूरी एक प्रॉपर आप लोगों की चेन हाथ में आएगी, और इस पर्टिकुलर चेन को मैंने बुलाया है प्रोटीन। तो अब सोचो प्रोटीन कहां मिला था तुम लोगों को? प्रोटीन मिला था तुम लोगों को मैक्रोमोलिकुलर फ्लैक्शन में। तो मैक्रोमोलिक्यूल में प्रोटीन मिला, नीचे में आप लोगों को अमीनो एसिड मिला। आप ऊपर से स्टडी करिए या नीचे से स्टडी करिए, पहुंचना आपको वहीं है। तो मैं आपको यह समझा रहा हूं कि मैं अब आप लोगों को क्या स्टडी करके देता हूं, आप लोगों को बताता हूं अमीनो एसिड्स के बारे में। बड़ी आराम से समझ लीजिए, मजा आएगा आप लोगों को अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ने में। तो चलते हैं जरा अमीनो एसिड्स की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कि इनके जनरल फॉर्मूला क्या होते हैं। अमीनो एसिड्स के जनरल फॉर्मूलाज क्या होते हैं? तो मैं आप लोगों को छोटी छोटी बातें यहां पर मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। चलते हैं। सबसे पहले अमीनो एसिड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कंटेन करेंगे अमीनो ग्रुप, एक एसिडिक ग्रुप करेंगे और सब्स्टिट्यूएंट होंगे सेम कार्बन पे, और ये चीज सेम कार्बन पे लगे रहेंगे, उसको मैं अल्फा कार्बन कह रहा हूं। मैंने क्या बोला? उसको मैं अल्फा कार्बन कह रहा हूं। मैं एक बार और बना देता हूं बस फाइनली, इससे बाहर आगे नहीं बनाऊंगा। ये आ गया COOH, ये आ गया। इसके बाद में यहां पर आप लोगों को एक NH2 मिल गया। ये देखिए, ये एक अमीनो एसिड का फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 500 के आसपास अमीनो एसिड जो मिल रहे हैं आप लोगों को, वो लगभग 500 से भी ज्यादा हैं, लेकिन उन 500 में से मात्र 20 ऐसे हैं जो आपकी प्रोटीन बनाने में हेल्प करेंगे। अब वो प्रोटीन आपके अंदर भी बन रही है, अब वो प्रोटीन आप प्लांट के अंदर भी बन रही है, हम प्लांट से खा रहे हैं, कुछ हमारे अंदर बन रही है प्रोटीन। तो अब ये राशनेल समझना जरूरी है कि हमारे अंदर बन रही है तो क्यों बन रही है, क्यों बन रही है का मतलब किस वजह से बन रही है, क्या जरूरत है, बन क्यों रही है, और अगर प्लांट से हम लोग खा रहे हैं तो फिर बॉडी में बनाने की जरूरत क्या है। ये सारी चीजें आप लोगों को बायोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी पड़ती हैं। तो मैंने आपसे ये कहा कि 500 से नहीं मतलब है, मात्र मैजिक कितने उठाइए, 20 के आसपास हैं जो जनरली आप लोगों को क्या देंगे, जनरली आप लोगों को क्या देंगे? अमीनो एसिड्स, प्रोटीन बना के देंगे। मैं कुछ और बातें आपके सामने लिख रहा हूं, जरा समझते रहिए। अमीनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक कंपाउंड। मैंने एक वर्ड लिखा, आप लोग नोट करिए जरा वर्ड को, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक कंपाउंड्स।
आप जानते हैं एम्फोटेरिक कंपाउंड का क्या मतलब है? एम्फोटेरिक कंपाउंड का मतलब यह है कि ये जो अमीनो एसिड्स हैं, ये एसिड और बेस, दरअसल ये दोनों की तरह, एसिड और बेस दोनों की तरह ये एक्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई मैंने इसको सिंपली क्या बोला है? एम्फोटेरिक कंपाउंड। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के? ठीक है, चलिए मैं थोड़ा पानी पी लूं अगर आपकी इजाजत हो तो। थैंक यू। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एम्फोटेरिक कंपाउंड मतलब एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर लेंगे। तो यही है जो एसिड की तरह भी काम कर लेगा और ये है जो बेस की तरह भी काम कर लेंगे। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों के ब्लड का पीएच कितना होता है, व्हाट यू आर सपोज टू टेल अस? ब्लड का पीएच ये होता है 7.3 से 7.4 के बीच में। अगर ये पीएच आप लोगों का कम हुआ या बढ़ गया तो बॉडी या तो कोमा में जाएगी या फिर कैंसर होगा कहीं ना कहीं। आप लोगों को बॉडी के अंदर जो पीएच होता है उसको मेंटेन रखना पड़ता है। और दूसरी चीज अभी एक बार और समझाता हूं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर, मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैंने क्या वर्ड बोला है कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूं, ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं दरअसल ये ज्वीटर आयन के रूप में आप लोगों को मिलते हैं जहां पर नेट चार्ज 0 होता है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा जरा इन ज्वीटर आयन के बारे में बता देता हूं। तो ज्वीटर आयन के बारे में देखिए, नंबर 1 ये देखिए सी, मैं एनसीईआरटी का एक पॉइंट उठा रहा हूं, आर के बाद में ये एच के बाद में COOH, ये इस फॉर्म में भी मिल सकते हैं कि यहां पर आप लोगों को NH3 पॉजिटिव ये मिलेगा। जरा ध्यान से देखना मैंने क्या किया। मैं ये बोल रहा हूं कि ये अमीनो एसिड्स आपको इस पोजीशन में भी मिल सकते हैं, इस पोजीशन में। यहां देखिए, यहां पर एक प्रोटॉन इसको मिला है एसिडिक बेसिक ग्रुप को। इधर देखिए, दूसरा देखिए, अगर मैं बोलूं कि ये ना हो करके अगर कंडीशन कौन सी वाली हो, अगर कंडीशन कौन सी वाली हो बच्चों, ये ऐसे ही रहे और यहां पर इस जगह पर ये जो COO है यहां से एक प्रोटॉन डोनेट हो गया। आप समझिए, तो ये इस वाली कंडीशन में, अब ये इस वाली कंडीशन में मिल गए, यहां से प्रोटॉन डोनेट हो गया। अगर इधर वाले में गेन हुआ है तो आप लोग समझिए यहां पर क्या हुआ, NH3 हो गया। तो या तो ये एसिडिक मिल सकते हैं या ये बेसिक मिल सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको क्या बोला है, एम्फोटेरिक कंपाउंड। लेकिन ज्वीटर आयन का क्या मतलब है, जरा उसको समझने की कोशिश कीजिए। ज्वीटर आयन ये है कि अगर मैं यहां कंपाउंड ले लूं R, दिस इज योर H और यहां पर COOH, तो होगा ये कि यहां पर NH2। अब एसिड क्या करता है, एसिड क्या करता है, डोनेट करेगा प्रोटॉन को। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने यहां से एक प्रोटॉन को डोनेट करवाया और एक प्रोटॉन को जब मैंने यहां से डोनेट करवाया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, वो प्रोटॉन डोनेट करके यहां गया, यानी इसने एक प्रोटॉन को डोनेट कर दिया। और डोनेट होने के बाद में वो प्रोटॉन था वो सीधे सीधे कहां पहुंच गया, NH2 ग्रुप के पास पहुंच गया। ये देखिए, पहले ये क्या था, NH2, लेकिन जैसे इसने इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो हम लोग ये कह रहे हैं कि अब यहां पर जनरली चीजें क्या बन गई, NH3 और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो आप लोग एनसीईआरटी के अंदर जरा देखिए, मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की है कि ये आप लोगों के एसिड बेस को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। और जो फ्री अमीनो एसिड्स आप लोगों को मिलते हैं आप लोगों की बॉडी के अंदर, दरअसल ये आप लोगों को ज्वीटर आयन की फॉर्म में मिलते हैं। समझ रहे हैं, ये एसिडिक प्रॉपर्टी गेन कर सकते हैं, ये बेसिक प्रॉपर्टी को गेन कर सकते हैं, ताकि आप लोगों की बॉडी का फिजियोलॉजिकल पीएच बना रहे, वो गड़बड़ ना हो। अब देखिए, ये जो पॉइंट था, ये देखिए, ये NH3, ध्यान से देखिए, दिस इज योर NH3 और ये COO और नेगेटिव चार्ज। ये वाली जो कंडीशन बनी, मैं इस वाली चीज को क्या बोल रहा हूं बच्चे, ज्वीटर आयन बोल रहा हूं। और ये किस लिए आया, पीएच को मेंटेन करने के लिए। फ्री अमीनो एसिड्स आप लोगों को ज्वीटर आयन के रूप में मिल जाएगा। अब आप समझिए, मैं अब आप लोगों को अमीनो एसिड्स, क्योंकि थोड़ा सा लंबा पॉइंट है, अमीनो एसिड बेटा थोड़ा सा बड़ा करके पढ़ना पड़ता है, उसके बाद में सीधे सीधे प्रोटीन पढ़ेंगे, थोड़ा सा बड़ा करेंगे, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। इसको हटाते हैं। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अमीनो एसिड की कैटेगरीज क्या हैं। तो एक मिनट के लिए जरा वर्किंग स्क्रीन पे देख लेते हैं, कुछ अच्छा समझ में आ रहा है क्या। मैजिक 20 की हम लोग बात कर चुके हैं, मैजिक 20 से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को एम्फोटेरिक कंपाउंड मिल गए। और एम्फोटेरिक कंपाउंड सिंपल स्टैंड्स फॉर, अभी मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो शायद लिखा आएगा कि इन एट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट अमीनो एसिड जो है रिप्रेजेंट करेंगे ज्वीटर आयन को। हम लोग ज्वीटर आयन पे अभी बात कर चुके हैं। अगला पॉइंट अगर हम लोग देखें, सो दीज आर द अमीनो एसिड्स। ये पूरी की पूरी टेबल है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप चाहें तो, और आप लोग देखेंगे कि ये अमीनो एसिड्स की पूरी टेबल है। इसके अंदर कितने अमीनो एसिड्स लिख दिए आप लोगों को, 5 ये मिल गए, 5 ये मिल गए, 5 ये मिल गए, 5 ये मिल गए, यानी कि पूरे 20 अमीनो एसिड्स आर देयर। 20 अमीनो एसिड्स
आर देयर। अब इनके सबके नाम देख लीजिए, ये आप लोगों का ग्लाइसिन है, ये आप लोगों का एलानाइन है, ये आप लोगों का सेरीन है, ये थ्रियोनिन है, ये सिस्टीन है, ये प्रोलिन है, ये मिथियोनिन है, ये आइसोल्यूसिन है, ये ल्यूसिन है, ये ल्यूसिन है, और ये आपका वेलिन है। यहां पर फिनाइल एलानाइन है, आप सब देख लीजिए, फिनाइल एलानाइन, ये टायरोसिन है, ये आप लोगों का ट्रिप्टोफैन है, ये एस्पार्टिक एसिड, ये ग्लूटामिक एसिड, ये आप लोगों का आर्जिनाइन, ये लाइसिन, और ये वाला आप लोगों का हिस्टिडीन, ये ग्लूटामिक एसिड, और ये एस्पैराजीन सॉरी। अब ये 20 अमीनो एसिड्स टोटल के टोटल मैंने आप लोगों को यहां पर दिखा दिए हैं। आप आराम से देख लीजिए, किसी भी टेक्स्ट बुक के अंदर या कोई साइड बुक में देखिए, आप लोगों को सारे अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। चेंजेस आते हैं अमीनो एसिड्स में, साइड चेन के रेस्पेक्ट में आते हैं। तो अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें आराम से बता रहा हूं, कुछ चीजें आप लोग देखिए। नंबर वन मैं आपसे कह रहा हूं, जरा पढ़ते हैं नॉन पोलर अमीनो एसिड्स के बारे में। आप हेडिंग जरूर डाल लीजिए, एनसीईआरटी में चीजों को नोट करते रहिए, नोट करते रहिए। ये मेरी स्लाइड नहीं है, ये वॉलिनी ने बनाई है। अब पता नहीं पागल है वो, क्या क्या भरा है उसने इसके अंदर, और एक्सप्लेन मुझे करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए कि दिस इज योर नॉन पोलर अमीनो एसिड्स। नॉन पोलर अमीनो एसिड्स के बारे में जरा ध्यान से सुनिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आर ग्रुप जो होगा इन अमीनो एसिड्स का, उनमें एक एरोमेटिक ग्रुप होगा। एरोमेटिक समझते हो, जिसमें ये बेंजीन वाली रिंग्स आती हैं, कुछ ऐसे करके ये रिंग्स वगैरह आती हैं, आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ी होंगी केमिस्ट्री में। तो यहां पर जो है ये जो कहा गया, यस एरोमेटिक ग्रुप इनमें आप लोगों को मिल जाएंगे। तो ये देखिए, इसमें एरोमेटिक ग्रुप्स आप लोगों को जनरली मिलते हैं। किसके अंदर? मैं बात कर रहा हूं नॉन पोलर अमीनो एसिड्स का। तो इसका मतलब पहली जो क्लास तैयार हुई हमारी, वो एरोमेटिक सॉरी कौन सी, नॉन पोलर अमीनो एसिड तैयार हो गई, नॉन पोलर अमीनो एसिड्स। अब नाम देख लीजिए, जरा नोट करिए, मेक अ नोट ऑफ इट। आप देखिए, ग्लाइसिन जो है, ये ग्लाइसिन जो है वो जनरली क्या बनाएगा, देखिए ध्यान से, ग्लाइसिन क्या है, ये एक नॉन पोलर अमीनो एसिड है। उसके बाद में एलानाइन, उसके बाद में वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, प्रोलीन, फिनाइल एलानाइन, मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन। ये इतने अमीनो एसिड्स हैं जो जनरली मैं इनको क्या बुला रहा हूं, ये आप लोगों के नॉन पोलर अमीनो एसिड्स हैं। और एक चीज छोटी सी मैं आपको बताता हूं, देखिए छोटी सी चीज। अभी आप लोग प्रोटीन पढ़ेंगे, अभी आप क्या पढ़ेंगे, प्रोटीन। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर मैं यहां पर ये नॉर्मल शर्ट पहन के खड़ा हूं तो मुझे ये बात समझ में आती है कि यहां पर सर्दी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि एसी भी चल रहा है, ऊपर गर्मी हो रही है। अब अगर मैं जनवरी की ठंड में खड़ा हूं और सिर्फ शर्ट पहन के खड़ा हूं, तो मुझे ऐसे करके खड़ा होना पड़ेगा। यानी कि समथिंग मैं कुछ हाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। या आपके पास में कोई इंपॉर्टेंट बुक है और बारिश हो जाए तो आप उसको पानी से बचाने की कोशिश करोगे। अरे भैया बुक को छोड़ दो यार, तुम लोग बुक कहां पढ़ते हो, तुम तो मोबाइल वाले हो। तो भैया मोबाइल है। अब बरसात में अगर आप लोग निकल गए तो तुम्हें बरसात में भीगने में मजा तो आता है, लेकिन दिक्कत कहां आ रही है, फोन की आ रही है। तो या तो कोई पॉली बैग दे दे, जिसको तुमने बैन करवा दिया, तो पॉली बैग होनी चाहिए, या फिर कुछ और होना चाहिए जिसकी वजह से आप लोग मोबाइल को ऐसे करके अपने छुपा लो। अब बड़ी बात ध्यान से मेरी बात सुनिए, मोबाइल को किससे छुपाया जा रहा है डियर, फोन को किससे छुपाया जा रहा है, पापा से नहीं, बारिश से। बारिश में क्या है, पानी। अगर मैं आप लोगों से एक बात कहूं छोटी सी, कि जब अमीनो एसिड की चेन बनेगी तो प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन बनेगा। कई बार बच्चे बायो वाले ये पूछते हैं, सर टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता क्यों है। मैं आपको बताता हूं, दरअसल ये देखो, पहला अमीनो एसिड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, देयर आर लॉट ऑफ अमीनो एसिड्स आर देयर। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसमें कुछ नॉन पोलर अमीनो एसिड्स हैं, जिसमें से मान लो एक ये है, एक ये है, एक ये है। दरअसल ये वाले अमीनो एसिड हाइड्रोफोबिक हैं। यू नो व्हाट, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डरने वाले। अब जैसे ये अमीनो एसिड्स आपकी बॉडी में होते हैं, तो दरअसल ये अमीनो एसिड की चेन के अंदर इंटीरियर पार्ट में घुसने की कोशिश करते हैं, जस्ट लाइक दिस, ऐसे करके ना घुसने की कोशिश करेंगे ताकि इनको पानी से बचाया जाए। तो ये फोल्डिंग मारते हैं अपने आप को हाइड्रोफोबिसिटी से बचाने के लिए। इसीलिए टर्शियरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर मुड़ जाता है और 3D स्ट्रक्चर हो जाता है। आप समझिए, अभी आ जाएगा प्रोटीन, अभी आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठंड रखो यार थोड़ी सी। अब आगे देखिए, ये प्रोटीन था। अब ये प्रोटीन देखो ऐसे करके मुड़ मुड़ के ऐसे घुचू मुचू होके देखो ये कुछ इस टाइप की बन गई। आप जानते हैं क्यों बन गई? क्योंकि हाइड्रोफोबिक जो एंड्स हैं उनको बचाना पड़ रहा है। तो आप समझ लें कि नॉन पोलर अमीनो एसिड्स ऑलमोस्ट लगभग हर प्रोटीन के अंदर मिल जाएंगे, और जब मिलेंगे तो पानी से बचने की कोशिश करेंगे, और पानी से बचने की कोशिश करेंगे तो अपना स्ट्रक्चर को टर्शियरी में कन्वर्ट करेंगे। अब आप इधर आ जाइए, प्रोलीन, इसमें एक अमीनो एसिड से, मैं जरा उसकी तरफ तुम्हारा ध्यान दिलाना चाहूंगा। मैं ये बता रहा हूं, देखो कहां गया, ये आ गया। दिस इज सिंपली या प्रोलीन। देखो प्रोलीन के बारे में मैं एक बात बता रहा हूं, जरा नोट करिए, इसमें नोट कर लीजिए कि प्रोलीन एक ऐसा यूनिक अमीनो एसिड है जिसके पास में दोनों, मतलब
डजंट हैव द बोथ अल्फा अमीनो और फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप, यानी कि प्रोलीन एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसके पास में ना तो कोई अमीन ग्रुप होगा ना ही कोई कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, तो दोनों में से कोई सा भी नहीं होगा। किसके पास में बच्चे? प्रोलीन के पास में नहीं होगा। ये नोट कर लेना, यही स्लाइड पे या कहीं भी आप लोग नोट कर लीजिए। एक चीज और बताता हूं मैं आपको, दरअसल ये जो प्रोलीन है ना, ये जो प्रोलीन है ये अमीनो एसिड है ही नहीं, इसे हम लोग इमीनो एसिड कहते हैं। मेक अ नोट ऑफ इट, मेक अ नोट ऑफ इट। ये जो प्रोलीन है इसे अमीनो मत कहिए, इसे आप लोग इमीनो एसिड कहिए, क्योंकि इसके पास में कोई सी भी ग्रुप नहीं होती, ना तो कार्बोक्सिल और ना ही इसके पास में होता है बेसिक ग्रुप, अमीनो ग्रुप भी नहीं होता। एक और है, एक और बता देता हूं आप लोगों को अमीनो एसिड के बारे में, जरा इधर आइए। ये देखिए फिनाइल एलानाइन, 2 मिनट समझिए इसके बारे में, आपको डेटा बड़ा काम आएगा, बड़ा डेटा काम आने वाला है। 11th एनसीईआरटी वाले बच्चे अगर पढ़ रहे हैं जो 11th में हैं उनके भी काम आएगा, बेटा 12th तक काम आएगा, मैं आपको सच बता रहा हूं। तो 12th तक की कहानी है, थोड़ा सा समझ लीजिए, एक एक चीज आराम से समझ लेना। प्रोलीन के बारे में क्या बोला गया? यूनिक है क्योंकि इसको आप लोग इमीनो एसिड कह रहे हो, और ये फिनाइल एलानाइन है। फिनाइल एलानाइन के बारे में जरा एक दो चीजें नोट करिए, और उसमें आप लोग ये देखिए कि कंसिस्ट ऑफ अ फिनॉल ग्रुप, कंसिस्ट करेगा इसमें एक फिनॉल ग्रुप और एलानाइन से कनेक्टेड होगा। तो क्या करेंगे? फिनॉल ग्रुप होगा और कनेक्ट होगा किससे? एलानाइन से। इसीलिए आप लोगों ने क्या उसको बोला? फिनाइल एलानाइन। अब इसकी खासियत क्या है? खासियत सुनिए, खासियत यह है कि ये आप लोगों को एक फिनॉल ग्रुप प्रोवाइड करा देगा। अब ये फिनॉल ग्रुप जो है वो एक्चुअली फिनाइल एलानाइन के अंदर काम क्या करेगा हम अभी देखते हैं। अब दूसरा देखिए, इसके अंदर एक अमीनो एसिड और है, जरा उस पर भी नजर मार लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज योर मिथ्योनिन। मैंने कितने बता दिए? नंबर 1, पहला मैंने पिरोलिन के बारे में थोड़ी सी बात बताई, उसके बाद में फिनाइल एलानाइन के बारे में लिख दीजिए, फिनाइल ग्रुप मिलेगा एलानाइन के साथ में। दूसरा मिथ्योनिन, जरा इसके बारे में और देख लीजिए, बड़ा एसिड है ये। मिथ्योनिन इज वन ऑफ द 2 अमीनो एसिड जिनके पास में सल्फर मिलेगी। अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूं, क्या प्रोटीन में सल्फर होती है? द आंसर इज यस। दोबारा सुनिए, प्रोटीन में सल्फर होती है? द आंसर इज यस। अब क्यों होती है? क्योंकि 2 अमीनो एसिड उठाइए, 2 अमीनो एसिड उठाइए, जिसमें से एक को हम लोग बुलाएंगे मिथ्योनिन, एक को बुलाइए मिथ्योनिन और दूसरे वाले को बुलाइए सिस्टीन। तो मैंने क्या बोला? एक मिथ्योनिन, मिथ्योनिन किधर है भाई? किधर हो, किधर हो? ये रहा। एक तो मिथ्योनिन हो गया और सिस्टीन इधर में है नहीं, तो आप छोड़ दीजिए। तो मैंने कहा एक मिथ्योनिन दरअसल इसके पास में सल्फर होगा, एक सिस्टीन दरअसल इसके पास में सल्फर होगा। ये 2 अमीनो एसिड हैं जिनके पास में सल्फर मिलेगा। एक चीज और समझ ले चलें, अरे चलते चलते समझते चलो यार, सिस्टीन का सल्फर ज्यादा रिएक्टिव होगा। मेक अ नोट ऑफ इट, कहीं ना कहीं नोट कर लेना, काम आ जाएगा। ये जो सिस्टीन का सल्फर है ये ज्यादा रिएक्टिव है, जबकि मिथ्योनिन का सल्फर जो है ये रिएक्टिव नहीं है इतना। एक बात और बता दूं, मैंने आपसे ये कहा कि लगभग मैंने कहा लगभग हर प्रोटीन के अंदर आप लोगों को क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा बेटा? सल्फर मिल जाएगा। सल्फर इसलिए मिल जाएगा क्योंकि अगर आपने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा है, सेंट्रल डोग्मा समझ गए, वही डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। तो जब डीएनए से आरएनए बनाते थे, आरएनए से प्रोटीन बनाते थे, तो एक कोड होता था जिसे आप बुलाते थे AUG, और वो स्टार्टिंग कोडॉन होता था। इस स्टार्टिंग कोड पे ही आके मिथ्योनिन लगता था। तो इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटीन में आप लोगों को सल्फर मिलेगा। वजह उसकी ये है क्योंकि सिस्टीन मिलेगा और उसके अंदर मिथ्योनिन मिलेगा। कुछ ऐसी दालें होती हैं जिनके अंदर मिथ्योनिन नहीं होता, वो बात की बात है। चलिए, इतना पढ़ने के बाद में इसको बस यहीं खत्म करते हैं। जरा अगली स्लाइड देखते हैं कि क्या कहानी है। अगली स्लाइड कहां हो? आ जाओ भाई, पहले इसको खत्म करते हैं और नॉन पोलर के बाद में अब आ जाएंगे हम लोग पोलर अमीनो एसिड। यस, अब पोलर पे आते हैं। पोलर का मतलब क्या है? बहुत थोड़े से हैं, पोलर बहुत ज्यादा नहीं है। सबसे पहले बड़े काम की, बड़े कमाल की चीजें पढ़ा रहा हूं आप लोगों को मैं। बायोमोलिक्यूल चैप्टर है ये मेरे दोस्त। बायोमोलिक्यूल चैप्टर आपको जेनेटिक में काम आने वाला है, आप देख लेना। इसके अंदर इतनी चीजें मैं आप लोगों को ऐसी पढ़ा दूंगा जो आपको जेनेटिक्स में काम आएंगी। इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी जो आप लोग अपना जो एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर, उसमें काम आ जाएगी, है ना। इसके अंदर एंजाइमेटिक रिएक्शंस आप लोगों को मिल जाएंगी, डीएनए आरएनए मिल जाएगा, जो सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स का। आप जिस बच्चे को डीएनए आरएनए नहीं पता, जेनेटिक्स कैसे होगा उससे? कभी नहीं होगा। तो आप समझते चलें, बड़े काम की चीजें हैं, डेटा बड़े कमाल का उठाया गया है। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है पोलर अमीनो एसिड। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पोलर अमीनो एसिड्स के अंदर साइड चेन ऑफ दीज अमीनो एसिड पोजेसेस द स्पेक्ट्रम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यानी कि ये ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिनकी साइड चेन
जो होगी उसमें कई सारे फंक्शनल, स्पेक्ट्रम ऑफ फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। फंक्शनल ग्रुप समझ गए, जो आर मैंने आप लोगों को बताया था। अब देखो सेकंड लाइन, मोस्ट हैव एट लीस्ट वन एटम ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर या फिर ऑक्सीजन, यानी कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे हैं जिनके पास में नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन रहेगा। देखें कौन कौन से। नंबर 1 सेरीन। सबसे पहले तो सेरीन के बारे में एक दो बातें समझ लो, इसी के आगे लिख लेना है तुम्हें, स्क्रीनशॉट मार के सेरीन के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए, और वो ये है कि ये कंटेन करेगा एलिफेटिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो मैंने क्या बोला, एलिफेटिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, एलिफेटिक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप आप लोगों को यहां पर मिल जाएगा। समझ गए, किसके पास में, सेरीन के पास में, और सेरीन के साथ साथ में ये कैपेबिलिटी थ्रियोनिन के पास भी है। तो मैंने आपसे क्या बोला कि ये दो अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जिनके पास में एक एलिफेटिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जनरली आप लोगों को मिल जाएगा। अगला वर्ड बोलूं बच्चों, आप समझिए ध्यान से। मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में इसमें क्या मिलेगा बच्चों, ये तीन चीजें मिलेंगी, नाइट्रोजन, सल्फर या फिर मिलेगा आप लोगों को ऑक्सीजन। इसमें सेरीन और ये थ्रियोनिन जो है ये एलिफेटिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रखेगा। एक चीज और समझिए, अगर मैं आपसे बात करूं टायरोसिन की, तो कहां पढ़ा है टायरोसिन आप लोगों ने, टायरोसिन कहां पढ़ा है, मैं बता देता हूं कहां पढ़ा है, अभी जाके मत देखना। टायरोसिन आप लोग पढ़ेंगे जब आप लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी 22वां चैप्टर पढ़ेंगे एनसीईआरटी का, तो वहां पर आप लोगों को पढ़ेंगे थायराइड के अंदर, थायराइड ग्लैंड के अंदर टायरोसिन का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। जहां से दो हार्मोन बनते थे, नाम याद आ गया, थायराइड हार्मोन, नाम था T3 T4, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट बनाते थे, तो वो टायरोसिन के बगैर नहीं बन पा रहे थे। तो मैंने आपसे ये कहा कि टायरोसिन क्या है, इसके पास में हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द एरोमेटिक रिंग, तो इसमें एक एरोमेटिक रिंग होगी टायरोसिन के अंदर, एक एरोमेटिक रिंग होगी, और एरोमेटिक रिंग के अंदर आप लोगों को यहां पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिल जाएगा। बस इतना नोट करिए कि एरोमेटिक रिंग होगी और एरोमेटिक रिंग के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेगा, और इसीलिए ये फिनॉल का डेरिवेटिव है। इसीलिए आप लोग इसको जनरली क्या बुला रहे हैं, फिनॉल डेरिवेटिव्स। देखिए, मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी चीजें मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं, दरअसल ये पिछले साल या और पीछे के बैक ईयर्स में अगर मैं देखूं तो वहां से आए हुए डेटा से निकाला गया है। तो सीधी सीधी बात है कि क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी यहां से है, ठीक है ना। तो आगे और चलिए, सेरीन, थ्रियोनिन और तीसरा है टायरोसिन, इन तीनों के बारे में जरा 2 मिनट बात करते हैं। किस किस के बारे में, दोबारा सुनिए। मैंने कहा सेरीन, मैंने इसको ब्लू कलर से ले लिया। सेरीन के बाद में अगला कौन सा है बच्चों, थ्रियोनिन और टायरोसिन। तो थ्रियोनिन और टायरोसिन ये 3 अमीनो एसिड्स हैं। जरा ध्यान से इनकी एक कैपेबिलिटी या फिर एक क्वालिटी इनकी नोट कर लें आप लोग, वो ये है कि इन तीनों अमीनो एसिड्स सब्जेक्टेड टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मेथड। अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ, सांस ले लो। मैंने कहा कि ये 3 अमीनो एसिड हैं, पहला ये ले लो, दूसरा ये ले लो, तीसरा ये ले लो। पहले तो मैंने जो जो चीजें पहले लिखवा दी उनको समझ लो। क्या क्या, सेरीन को मैंने बता दिया एलिफेटिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिल जाएगा, थ्रियोनिन में एरोमेटिक के अंदर आप लोगों को OH मिल जाएगा, इसीलिए फिनॉल का डेरिवेटिव है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, जरा 1 मिनट, सेरीन, थ्रियोनिन और टायरोसिन ये 3 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जिनकी एक मुख्य भूमिका होती है। जब मुख्य भूमिका होती है, बस 1 मिनट के लिए लेके जाऊंगा, आप परेशान मत होइए, वो होती है कहां पर बच्चे, देखो यहां पे कि सेल के अंदर ये आप लोगों का डीएनए है। अगर मैं इसको बाहर निकाल लूं तो ये डीएनए जब ट्रांसक्रिप्शन करेगा, तो ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद में यहां से जो एमआरएनए बनेगा, फिर ये एमआरएनए जब निकल के बाहर आएगा न्यूक्लियस से, या न्यूक्लियस में अभी अंदर ही रहेगा, सॉरी यहां अंदर ही रखिए इसको, ये न्यूक्लियस हो गया, तो अंदर ही अंदर इसके अंदर इसमें कुछ ऐसी प्रोसेस चलेंगी जिसे हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मेथड कहते हैं। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मतलब कि जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, यानी कि डीएनए से आरएनए बनता है, तो वो आरएनए अभी प्रीमैच्योर है, वो मैच्योर नहीं है, तो उसमें से इंट्रॉन काटने पड़ते हैं, एक्सॉन जोड़ने पड़ते हैं। तो मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, इसे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मेथड कहते हैं। दरअसल ये काम आएंगे कब, ये इसमें कौन काम आएगा, वो 3 अमीनो एसिड जो अभी अभी हम लोगों ने देखे थे, एंड दिस वन, तो वो ये वाले आ गए अमीनो एसिड। ध्यान से देखिए, दिस इज योर सेरीन, अरे हटो ना यार, सेरीन, यस, तो एक सेरीन हो गया, दूसरा कौन सा गया बच्चे, थ्रियोनिन, और तीसरा हो गया टायरोसिन। तो ये पॉइंट नोट कर लें आप लोग, किसके अंदर, पोलर अमीनो एसिड्स के अंदर। इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभानी पड़ती है इन लोगों को। अगला चलें, अब हम लोग आ जाते हैं फाइनली अब हम लोग पहुंच जाते हैं अगले पे, एंड दैट इज योर एसिडिक अमीनो एसिड। अब देखो, एसिडिक अमीनो एसिड्स के अंदर आएंगे एस्पार्टिक एसिड्स और दूसरे आएंगे ग्लूटामिक एसिड।
पहला एस्पार्टिक एसिड, दूसरा ग्लूटामिक एसिड, और ये दोनों एसिड जो हैं मैंने इनको बोला है एसिडिक अमीनो एसिड्स। तो इन एक्वस सॉल्यूशन दीज अमीनो एसिड्स आयनाइज एंड गिव्स एन ओवरऑल चार्ज ऑफ -1। ठगे तो नहीं हो तुम लोग? ठीक है, जरा देखो ध्यान से मैं क्या समझा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो एस्पार्टिक एसिड है और ग्लूटामिक एसिड है, दरअसल ईच हैज अ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन इट्स साइड चेन एंड गिव द एसिडिक प्रॉपर्टी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, इनके पास कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा जो एसिडिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराएंगे। दूसरी बात सुनिए, दरअसल एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम लोग इनको रखें तो ये ओवरऑल चार्ज दे देते हैं किसका? -1 का, क्योंकि ये क्या हो जाते हैं? आयनाइज हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, इसीलिए ये ओवरऑल चार्ज देते हैं कितने का? ओवरऑल चार्ज कितने का देते हैं आप लोग बच्चों? -1 का। तो इन एन आयनिक फॉर्म अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड एस्पर्टेट और ग्लूटामेट। अब ये आयनिक फॉर्म में गए तो एस्पर्टिक एसिड हो जाएगा एस्पर्टेट। नोट कर रहे हो या नहीं? मैंने कहा कि इन एक्वस सॉल्यूशन जब ये आयनाइज फॉर्म में आएंगे तो एस्पार्टिक एसिड एस्पर्टेट बनेगा और ग्लूटामिक एसिड ग्लूटामेट बनेगा। कहां पर? इन एक्वस सॉल्यूशन या फिर आयनाइज फॉर्म, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में ये आयनाइजेशन कर लेते हैं। तो ये दो बातें आप लोग यहां से इनकी आराम से नोट कर लीजिए। और साइड चेन जो होगी एस्पर्टेट ग्लूटामेट कैन फॉर्म द आयनिक बॉन्ड्स। अब मैं आपको आराम से बताऊंगा कि जब टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है प्रोटीन का तो आयनिक बॉन्ड्स भी बनते हैं। तो दरअसल वो इन दोनों अमीनो एसिड्स की साइड चेन होती हैं, इन वालों की, एस्पर्टेट का और ग्लूटामेट का। इनके पास में जो साइड चेन है वो आयनिक बॉन्ड्स बना लेती हैं। अभी बॉन्ड पढ़ेंगे हम टर्शियरी स्ट्रक्चर में, जब वो बॉन्ड बनाती हैं तभी प्रोटीन का स्ट्रक्चर टर्शियरी बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ग्लूटामेट जो है एक मोस्ट अबंडेंट एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी है। मैंने क्या बोला? ये भी नोट कर लीजिए, ये भी नोट कर लीजिए आप लोग कि ये जो ग्लूटामेट है ये वाला, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है और वो भी एक्साइटेटरी। कैसा? आप लोगों ने न्यूरॉन पढ़ा होगा कभी, ऐसा वाला। तो बच्चे ऐसा वाला जो न्यूरॉन तुम लोगों ने पढ़ा था, तो यहां से दूसरा न्यूरॉन जुड़ जाता था ऐसे करके। तो दरअसल जो इंफॉर्मेशन यहां से यहां ट्रांसफर होती थी तो वो न्यूरॉन के थ्रू एसिटाइल कोलाइन रहा होगा या फिर कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर रहा होगा। तो आप लोग बस आराम से बता दीजिए कि ये जो ग्लूटामेट है दरअसल ये एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का भी काम करेगा। न्यूरोट्रांसमीटर, और वो भी कौन सा? एक्साइटेटरी। चलिए फाइनली अब हम लोग पहुंचते हैं कहां पर? अगले स्लाइड पर। एंड दैट इज, ओ भाई साहब ये क्या है? एक मिनट जरा इधर आइए, हम लोग बायोलॉजी वाले बच्चे हैं। अगर यहां पर लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है एटीपी वर्ल्ड टूर, यहां पर लिखा है एटीपी वर्ल्ड टूर, लेकिन हमको एटीपी समझ नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि एटीपी, अब यहां से जब ये बात मैंने बोली आप लोगों को व्हाट डू यू मीन बाय एटीपी, तो वो एटीपी कैसे आएगा? देखो ध्यान से देखो, हम लोग इस एटीपी को ऐसे समझते हैं, हमें ये वाला डायग्राम समझ में आएगा। और कैसे आएगा? जस्ट लुक, ये ऐसे समझ में आएगा कि एटीपी जो होता है वो ये देखिए कुछ ऐसे करके, इसमें एक ही रिंग लगी रहेगी, यहां पर एडिनिन रहेगा और एडिनिन के बाद में एक फॉस्फेट। फिलहाल आप लोग एक ही लगाइए, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों ने एटीपी को क्या बुलाते हैं? आप एटीपी को बुलाते हैं एनर्जी, हाँ बोलो, करेंसी। क्यों बुलाते हैं जानते हैं? एनर्जी करेंसी इसलिए क्योंकि एटीपी अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखता है। लेकिन कहां स्टोर करके रखता है? वो रखता है एक्चुअली वो स्टोर करके रखता है यहां पर जो एक फॉस्फेट लगेगा और बीच में जो एक बॉन्ड लगेगा, तो वो एनर्जी उस बॉन्ड के अंदर छुपा के रखता है। तो आप समझ गए क्या हुआ ये? तो एटीपी ने अब एडीपी बना लिया, डाइफॉस्फेट। उसके बाद में क्या होगा? यही चीज फिर फाइनली एक और जोड़ेगी और एक और जोड़ने के बाद में एटीपी बना लेगी, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो अगर एनर्जी के नाम पे या एटीपी के नाम पे तुम्हें कुछ समझ में आता तो बायो वाले बच्चों के दिमाग में बड़ी जल्दी कौन सी वाली इमेज आ जानी चाहिए? वो इमेज आ जानी चाहिए ये वाली। तो ये वाली इमेज आ जाएगी बड़ी जल्दी। हम कहां आ गए? यस, तो ये वाली इमेज उनके दिमाग में आ जानी चाहिए कि दिस इज सिंपली अमीनो, सॉरी क्या नाम है इसका? एटीपी। ये देखिए ये एटीपी है। तो मैंने आप लोगों को बस ये बता दिया कि एटीपी जो है वो जनरली क्या है? एटीपी एक एनर्जी करेंसी है। किस चीज की? आपकी बॉडी की। माइटोकॉन्ड्रिया जो भी एनर्जी देगा वो एटीपी के अंदर जाएगा और एनर्जी देगा, तो एनर्जी वो कहां जाके स्टोर होगी? एटीपी के बॉन्ड्स में स्टोर होगी। फिर उस आप बॉन्ड्स को कहीं भी ले जाके तोड़िए, वहां से जो एनर्जी निकलेगी उससे आप जो मर्जी करिए, बॉडी के अंदर जितने भी काम चल रहे हैं। सो जिस सिंपल, अच्छा यहां पर मैंने कुछ दो चीजें उठाई है। नंबर 1, बेसिक अमीनो एसिड्स। आप देखिए बेसिक अमीनो एसिड जो हैं वो दो हैं, जिसमें से एक को मैं बुला रहा हूं आर्जिनाइन, सेकंड वन को मैं बुला रहा हूं हिस्टिडीन और थर्ड वन इज योर लाइसिन।
थर्ड वन इज योर लाइसिन। दरअसल क्या है, मैं आप लोगों को एक डायग्राम दिखा देता हूं। डायग्राम क्या है कि लाइसिन और आर्जिनाइन जो है, दोबारा देखिए, मैं पेन चेंज कर रहा हूं, देखिए लाइसिन, पेन चेंज करते हैं, लाइसिन और आर्जिनाइन, दरअसल ये दोनों जो हैं ये ओवरऑल चार्ज देंगे, ये ओवरऑल चार्ज देंगे आप लोगों को +1 का, इसीलिए मैंने इनको बेसिक बोला। ये क्या करेंगे, ओवरऑल चार्ज दे देंगे किसका बच्चों, +1 का, ये किसी भी फिजियोलॉजिकल पीएच पर। तो फिजियोलॉजिकल पीएच पर एक ओवरऑल चार्ज कौन देगा, ये 2 अमीनो एसिड देंगे पॉजिटिव का, तो एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा यहां पर। अब आप आराम से देखिए, जब मैं आप लोगों को बता रहा हूं हिस्टिडीन का, हिस्टिडीन समझते हैं, हिस्टिडीन, हिस्टिडीन एक ऐसा अमीनो एसिड है, हिस्टिडीन एक ऐसा अमीनो एसिड है, देखिए इधर, यस, तो हिस्टिडीन अमीनो एसिड, मैं इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखा रहा हूं, वो ऐसे करके बनेगा, सी, हिस्टिडीन अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखिए, सी, और ऊपर में रहेगा आप लोगों के पास में H, यहां रहेगा COOH, है ना, बगल में रहेगा H2N यानी कि NH2, और NH2 के बाद में यहां पर रहेगा CH2, और CH2 के बाद में अब यहां से सिंगल कार्बन जुड़ेगा और एक इमिडाजोल रिंग बनेगी। इमिडाजोल रिंग बनेगी कुछ इस तरीके से, इमिडाजोल रिंग बनेगी कुछ इस तरीके से, C पहला कार्बन, यहां पे लग जाएगा बच्चों NH, और NH के बाद में एक लगेगा इधर CH, और CH के बाद में एक डबल बॉन्ड के साथ में वैलेंसी सेट कर लेना आप लोग, यहां पर आएगा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाद में यहां पर आएगा सिंगल बॉन्ड के साथ में HC, और HC के बाद में यहां पर फिर डबल बॉन्ड से ये चीज जुड़ जाएगी। तो आप देखिए यहां पर ये बना क्या है, दरअसल ये जो स्ट्रक्चर बना ना ये वाला, इसे हम लोग इमिडाजोल रिंग कह रहे हैं। क्या बुला रहे हैं, इमिडाजोल रिंग। ये रिंग जनरली ऐसे करके बनी है, ऐसे करके, आप देख लीजिए ये किसके अमीनो एसिड के अंदर है, कौन से अमीनो एसिड्स के अंदर है, ये है आप लोगों को हिस्टिडीन के अंदर। तो अब ये जो है हिस्टिडीन, इसकी इमिडाजोल रिंग की वजह से हिस्टिडीन अलाउ करेगा फंक्शन करना किसमें, बोथ एसिड बेस कैटलिस्ट नियर फिजियोलॉजिकल पीएच। तो एसिड बेस कैटलिस्ट की तरह ये काम करेगा इमिडाजोल रिंग की वजह से एक फिजियोलॉजिकल पीएच पे, आपके जो भी फिजियोलॉजिकल पीएच है जिस पे आप लोगों की प्रोसेस चल रही है बॉडी के अंदर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, और आगे जब बढ़ेंगे तो जरा सबसे पहले आप लोग कुछ चीजें देख लीजिए। यस, नाउ लुक, अब आप लोगों को समझना है कि अमीनो एसिड जो हैं वो जनरली एसेंशियल हैं और कुछ हैं आप लोगों के नॉन एसेंशियल। अच्छा, एसेंशियल का मतलब वो है जो आप लोगों को जनरली खाने से खाने पड़ेंगे, यानी कि आपको खाना खाना पड़ेगा और खाना खाओगे तो खाने से जो आप लोगों को अमीनो एसिड मिलेंगे उसे मैंने एसेंशियल कहा। और जो अमीनो एसिड खाना खाने से नहीं मिलते बल्कि आपकी बॉडी उनको खुद से ही सिंथेसाइज कर लेती है, तो ऐसे अमीनो एसिड को जनरली हम लोग नॉन एसेंशियल बोलेंगे। तो ये आ गया आप लोगों का नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ये अमीनो एसिड्स कौन सा है बच्चे, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ये देखिए, सो दिस इज यार नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, और ये कौन से हैं आप लोगों के एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब पहले आप लोग एक काम करिए, आप नॉन एसेंशियल और एसेंशियल दोनों के बारे में आपको मैंने बता दिया कि एसेंशियल वो होंगे जो आप लोगों को डाइट से मिलेंगे, समझ लीजिए आप लोगों को डाइट से खाने पड़ेंगे। नॉन एसेंशियल वो हैं जो आप लोगों की बॉडी के अंदर जनरली बन जाएंगे। तो अब आप ध्यान से देखिए कि जो एसेंशियल हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो आ जाते हैं आप लोगों के लिए जनरली P, V, T, T, I, M, H, A, L, L। इसके निमोनिक्स बने हुए हैं, कई सारे बच्चे बनाते हैं, उन्हीं से मैंने भी सीख लिया। तो वो बता रहे थे कि प्राइवेट, टीम, हॉल, ऐसे करके उन्होंने निमोनिक्स बना दिया। तो कैसे बना, ये देखिए, P से आ गया ये वाला फिनाइल एलानाइन। P से क्या आ गया बच्चों, फिनाइल एलानाइन। प्राइवेट टीम हॉल के हिसाब से आप लोग एसेंशियल अमीनो एसिड को डिवाइड कर लीजिए। तो प्राइवेट टीम हॉल में P से कौन आ गया, फिनाइल एलानाइन। V से कौन आ गया बच्चों, ये आ गया वैलीन। और अगले T से कौन आ गया बच्चों, ये आ गया थ्रियोनिन। और उसके बाद में अगले T से कौन आ गया, वो ये आ गया आपका ट्रिप्टोफैन। आप ध्यान से देखते रहिए, ट्रिप्टोफैन। अगले I से आ गया आप लोगों का, I से आ गया आइसोल्यूसिन। अगले M से आ गया आप लोगों का मिथियोनिन। और अगले H से आ गया आप लोगों का हिस्टिडीन। हिस्टिडीन के बाद में A से आ गया आप लोगों का HAL, एलानाइन, आइसोल्यूसिन, प्राइवेट टीम हॉल। A से इसमें आ जाएगा आप लोगों के लिए आर्जिनाइन, लेकिन इसके अंदर दिखाया नहीं है क्योंकि इधर में दिखाएगा
इधर में दिखाएगा। Rg9 वो इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि Rg9 और हिस्टिडीन जो है वो अडल्ट में नहीं बनते हैं, मतलब अडल्ट में बन जाते हैं, सॉरी, इसीलिए इनको डाइट से लेना उतना जरूरी नहीं होता है। तो यहां पर Rg9 नहीं दिखाया, लेकिन आप लोग दिखा सकते हैं कि यहां पर Rg9 मिल जाएगा आप लोगों को। ये देखिए, तो अगला दिखा रहा है L से ये आ गया लाइसिन और अगले L से आ गया ल्यूसिन। अब मैं आप लोगों को जरा चेंज करके 2-3 बातें बता देता हूं जो कि अभी अभी आई गई हैं। नंबर 1, पहला तो है हिस्टिडीन। पहली चीज कौन सी है बच्चे? हिस्टिडीन, ये आ गया। दूसरी चीज कौन सी है? Rg9। पहला हिस्टिडीन है, दूसरी कौन सी है बच्चे? Rg9। दरअसल ये 2 अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो अडल्ट ह्यूमन बॉडी में बन जाते हैं। दोबारा बोलूं, नॉट इन अडल्ट, यानी कि अडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर इनको जनरली बना लिया जाता है, दैट्स व्हाई ये एसेंशियल की कैटेगरी में नहीं आते। अब आते हैं हम लोग नॉन एसेंशियल पर। तो नॉन एसेंशियल देखो लिखा हुआ है सिंपली कि कैन बी क्रिएटेड बाय द बॉडी फ्रॉम द एसेंशियल अमीनो एसिड, फॉर्म एसेंशियल अमीनो एसिड। तो इनको हम लोग बना सकते हैं कहां? बॉडी में। अब बॉडी में कहां, सवाल ये भी आ जाता है। तो बॉडी में बच्चों ये बन जाते हैं आप लोगों के लिवर के अंदर, यानी कि आप लोगों की बॉडी में 10 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो एसेंशियल हैं, जो तुम लोगों को खाने पड़ेंगे फूड से, और 10 ऐसे हैं जिनको आप लोगों की बॉडी खुद से बना लेगी, और वो खुद से बना लेगी तो फूड से उनकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो अब कौन कौन से हैं? टायरोसिन, प्रोलिन, ग्लूटामिक एसिड, एलानाइन, एस्पर्टिक एसिड, आर्जिनाइन, सेरीन, ग्लाइसिन, सिस्टीन, ऑर्निथीन और एस्पेराजीन। ये इतने अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो जनरली आप लोगों के नॉन एसेंशियल हैं। तो इनको आप लोग आराम से नोट कर लीजिए कि ये अमीनो एसिड्स आप लोगों के नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। जरा 2 मिनट के लिए वर्कबुक पे आते हैं और जरा देखते हैं यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज। 2, 4, 5 चीजें हैं, बस अमीनो एसिड का खेल खत्म कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोग जरा ये बता दीजिए कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिप्टोफैन। एक अमीनो एसिड उठा रहा हूं आप लोगों के सामने और उसको हम लोग बुलाते हैं ट्रिप्टोफैन। आप इसको नोट करते रहना प्लीज। ट्रिप्टोफैन, मैं आपको यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड है। ये जो ट्रिप्टोफैन मैंने वर्ड लिखा, ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड है, और ये प्लांट्स के ग्रोथ हार्मोन जिसे हम लोग इंडोल एसिटिक एसिड बोलते हैं, आई इंडोल एसिटिक एसिड, ये उसको बनाने में हेल्प करेगा। ट्रिप्टोफैन सबसे कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड कौन सा है? ट्रिप्टोफैन। और सबसे सिंपल वाला अगर हम बताएं तो वो कौन सा हो जाएगा बच्चे? ग्लाइसिन हो जाएगा। दूसरा अमीनो एसिड मैं आप लोगों के सामने ले रहा हूं, एंड दैट इज योर टायरोसिन। टायरोसिन, अब ध्यान से देखिए कि ये जो टायरोसिन अमीनो एसिड है, टायरोसिन, इसके बारे में भी नोट कर लीजिए। कई सारी बुक्स में दिया जाता है कि टायरोसिन अमीनो एसिड जो है वो T3 T4 बनाने में काम आएगा। किस किस को बना रहा है? T3 T4 को बनाने में काम आएगा। T3 T4 का मतलब समझते हैं, ये वही हार्मोन्स हैं जिसको हम लोगों ने जनरली क्या बुलाया था बच्चे? थायरोक्सिन हार्मोन। इसके संग संग में 2 और ले लीजिए, एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन, ये उनकी भी फॉर्मेशन में काम आता है। कौन? ये टायरोसिन। एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन को भी ये बनाएगा। एक और उठा रहा हूं, प्रोलिन। प्रोलिन के बारे में हम बात कर चुके हैं, चलो उस पॉइंट पे बात नहीं कर रहे। प्रोलिन मतलब आपको मैंने बताया कि कार्बोक्सिल ग्रुप अमीनो ग्रुप नहीं होगा तो उसको हम इमिनो एसिड कहेंगे, आप समझ गए। सिस्टीन और मिथ्योनिन, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि अगर मैं किसकी बात करूं, सिस्टीन की बात करूं, प्लस दूसरी चीज क्या है, मिथ्योनिन की बात करूं, तो ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिसके अंदर आप लोगों को जनरली सल्फर मिलेगा। और सल्फर में भी सिस्टीन का जो सल्फर होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा मिथ्योनिन के रेस्पेक्ट में। एक और उठाइए, हिस्टिडीन क्या करेगा? तो थोड़ा सा जरा हिस्टिडीन के बारे में देख लेते हैं कि ये जो हिस्टिडीन है दरअसल ये क्या बनवाएगा? ये दरअसल बनवाएगा हिस्टामाइन, मतलब ये प्रीकर्सर होता है। ये प्रीकर्सर है। हिस्टामाइन जब बॉडी बनाती है मस्ट सेल, तब ये प्रीकर्सर बनता है किसका? हिस्टामाइन का, जो कि एक वेजो क्या है? हिस्टामाइन क्या है? वेजो डाइलेटर है आप लोगों का। कौन? हिस्टिडीन। एलानाइन जो है वो पेंटाथोनिक एसिड का बनेगा क्या? प्रीकर्सर। पेंटाथोनिक एसिड विटामिन B5, इसका प्रीकर्सर बनेगा कौन? एलानाइन। चलिए, अब कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो जनरली आप लोगों अगर ऐसे समझें कि ये जो अमीनो एसिड्स हैं, ये जो मैंने आप लोगों को पढ़ाए, दरअसल ये अमीनो एसिड जनरली कुछ ऐसे हैं जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करेंगे और कुछ ऐसे हैं जो प्रोटीन बिल्कुल नहीं बनाएंगे। तो जो प्रोटीन बनाएंगे उनको प्रोटीनीशियस अमीनो एसिड कहेंगे, और जो प्रोटीन बनाएंगे ही नहीं उनको नॉन प्रोटीनीशियस अमीनो एसिड आप बुलाइए। नॉन प्रोटीनीशियस इसीलिए क्योंकि आप लोगों का प्रोटीन उनमें नहीं बन रहा है, जिसमें से एक आ जाता है आप लोगों के लिए गाबा, GABA, ये आ गया। तो एक आ गया आप लोगों का गाबा, गामा ब्यूटाइरिक, इसमें क्या नाम है इसका पूरा? गामा अमीनो ब्यूटाइरिक एसिड। ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। गामा अमीनो ब्यूटाइरिक
एसिड। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है, न्यूरोट्रांसमीटर, और वो भी कौन सा? इनहिबिटरी अमीनो एसिड है ये, समझ गए। और एक होता है ऑर्निथीन एंड सिट्रुलाइन। ऑर्निथीन और कौन सा है बच्चे? सिट्रुलाइन। बस यहां तक आप लोगों का अमीनो एसिड का खेल खत्म होता है। बस अमीनो एसिड्स आप लोगों को इतने ही पढ़ने थे। अब 2 मिनट के लिए, बस 2 मिनट रुकिए जरा, मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी बात सुनिए ध्यान से। मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये देखिए, ये आपकी बॉडी है। मैंने आपसे ये बोला कि आप आराम से समझिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलो मुस्कुराओ, क्योंकि आप दिल्ली में हो। ये आपकी बॉडी है। आपकी सर्टेन प्रोटीन्स खुद से बनाने होते हैं। मैं दोबारा बोलूं, वर्ड क्या बोला मैंने? कहा आपकी बॉडी को बहुत सारे प्रोटीन खुद से बनाने होते हैं। अब आपकी बॉडी को कुछ प्रोटीन बनाने थे, मैंने ये नाम लिख दिया। मैंने आपसे ये बोला कि ये नाम लिख दिया मैंने, प्रोटीन। आप अच्छे से जानते हैं कि कोई भी प्रोटीन बनेगी तो वो एक ही चीज से, जिसका नाम है अमीनो एसिड्स। अब बॉडी ये चाहती है कि मैं एक एंजाइम बनाऊं, या मैं बालों में जो केराटिन होता है मैं उसको बनाऊं। तो उसको बनाने के लिए पहली बात आपको क्या चाहिए? अमीनो एसिड चाहिए। तो अमीनो एसिड आप बॉडी को कहां से दोगे? क्योंकि 10 तो तुम्हारी बॉडी बना लेगी, आप 10 कहां से लाओगे? तो हम क्या करेंगे, हम लोग प्लांट्स के पास गए और प्लांट से निकलने वाले फ्रूट्स, दालें वगैरह हम खाएंगे, और उन चीजों के अंदर आप लोगों को क्या मिलेगा बच्चे? प्रोटीन मिलेगा। अब ध्यान से समझ लेना, केराटिन तुम्हें किसी प्लांट से नहीं मिलेगा। अब आपने क्या किया? इस प्रोटीन को खा लिया। आपने प्रोटीन खा लिया, और जब आपने प्रोटीन खाया तो ये प्रोटीन का डाइजेशन हो गया। डाइजेशन मतलब कि कॉम्प्लेक्स मटेरियल सिंपलेस्ट में टूट गए। तो जैसे ही आप लोगों ने प्रोटीन खाया तो ये प्रोटीन आपकी बॉडी में जाने के बाद में किस में टूट गया बच्चे? अमीनो एसिड्स में टूटता चला गया। और जब ये अमीनो एसिड्स में टूटता चला गया, तो अमीनो एसिड्स में जब ये टूटा तो यही अमीनो एसिड अब आपकी बॉडी कंज्यूम करेगी एक नई प्रोटीन बनाने के लिए। आपको बात समझ में आई? इसका मतलब आपकी बॉडी में जो लॉट ऑफ प्रोटीन्स बनती हैं, वो प्रोटीन बनती हैं आप लोगों के अमीनो एसिड की हेल्प से। वो अमीनो एसिड की पूर्ति कहां से करोगे? तो वो अमीनो एसिड्स की जो सप्लाई आपको पूरी करनी है, 10 की सप्लाई तो आप लोग अपनी बॉडी से दे ही दोगे, लेकिन 10 की नहीं हो पाएगी, इसीलिए तुम्हें खाना पड़ता है। तो 10 आपकी बॉडी ने बना लिए, 10 फूड ने दे दिए। अब ढेर सारे आपकी बॉडी में क्या आ गए? अमीनो एसिड्स आ गए। अब इन अमीनो एसिड को देख देख के प्रोटीन बन जाती है, जैसा बॉडी चाहती है। मेरी बात समझे? इसी चीज को हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस बोलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? प्रोटीन देखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगले सेक्शन में, मतलब जो भी है, मैं थोड़ा सा आराम ले लेता हूं। बस अगले लेक्चर में आप लोगों को, आज ही मैं आप लोगों को दे रहा हूं अगले नंबर पे प्रोटीन। थैंक यू।